हेलो टीम। सो मैं टीम सबसे पहले इसलिए बोलूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आपका ऑडियंस या फिर दोस्त बोल के रिप्रेजेंट करूँ। हम एक मिशन पे हैं विच इज़ लर्निंग एंड एब्जॉर्बिंग द बेस्ट ऑफ बेस्ट माइंड्स हियर विद अस इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो। बट फर्स्ट आई थिंक ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है इन पर्सन और मेरे पास एक ऐसे गेस्ट हैं आज जिन्होंने इंडिया मार्केट और इंदौर मार्केट में खासकर उनका इतना अच्छा नाम है। Business coach, entrepreneur, C-suite level executive in his previous experience, author, my guru, my mentor, Mr. Vikas Singh sir. Sir, Thank you. we are privileged to have you here. Thank you. Thank you for It's giving my us this my support. my pleasure. थैंक यू सर। आई मीन यू आर बीइंग हम्बल क्योंकि आपने सर समय निकाला और एक ऐसे व्यक्ति को आप सर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया, तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और सर बढ़ते हुए जैसे सर मैं तो जो भी कुछ आपके बारे में बोलूँ छोटा मुँह बड़ी बात ही है, तो सर एक बार आप आपका इंट्रोडक्शन या फिर इंट्रोडक्शन तो नहीं सर क्योंकि हम दिन भर आपके इंट्रोडक्शन पे बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसी ही कुछ बातें आप आपके बारे में बताएं जो शायद आपने अभी तक कम लोगों को पता हो। और आपके सर एक ये जो आपने पर्सनालिटी बनाई है कैसे बनी सर? नहीं, देयर इज नथिंग लाइक पर्सनालिटी। सबसे पहली बात तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, Thank तो you so यू आर much, sir. वेरी गुड Humble. लुकिंग, तो पर्सनालिटी वगैरह वाला तो एंगल नहीं है। देयर इज एन एफर्ट दैट वी आर ट्राइंग टू पुट। माय फंडामेंटल ट्रेनिंग इफ यू सी इज ऑफ अ स्वयं सेवक। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक से संघ का स्वयं सेवक हूँ, और बाल स्वयं सेवक मतलब 11-12 साल की उम्र से उस तो शिक्षा ये रही कि जो ज़रूरी है राष्ट्र को परम वैभव की तरफ ले जाने के लिए वो सब किया जाए। ओके। अब यदि एक स्वयंसेवक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है तो अच्छा खेले, यदि एक अच्छा पॉडकास्टर है तुम्हारे जैसा तो वो पॉडकास्टिंग करे, पर वो लक्ष्य वो होना चाहिए दैट नेशन फर्स्ट हैज़ टू बी द एंगल। So I was there in my corporate life. Then it happened so कि there were people who we were trying to develop a startup ecosystem in Madhya Pradesh, because हम जो कंपनीज में हम लोग जो कंपनी चला रहे थे that was particularly in specialist in mobile app development, and I'm talking about 2012-13. ओके। तो तब से हमको ये रियलाइजेशन हुआ कि जिस लेवल पे मोबिलिटी ग्रो करेगी अब आने वाले सालों में, उस लेवल पे एक कंपनी कभी उतना सब कुछ नहीं बना सकती। जैसे मोबाइल ऐप में ओला जैसी ऐप्स आ रही थी, पेटीएम जैसी ऐप्स आ रही थी, फिर गेमिंग बहुत बड़ा जोन हो रहा था, फिर अपने आप में दूसरे तरह की 50 ऐप बन रही थी ई कॉमर्स की। तो अब ये सारी जो फूड डिलीवरी की ऐप्स थी, ये सारी ऐप हमको ही बनानी पड़ती थी। जब हमको ऑर्डर्स आते थे तो हमारे पास ऑर्डर्स ज़्यादा थे और हम बनाने वाले कम लोग थे, तो हमको ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारे पास कुछ अच्छे कंपनीज होनी चाहिए जो अलग अलग स्पेशलिस्ट हों। जैसे आप फूड डिलीवरी की या डिलीवरी ऐप्स में स्पेशलिस्ट है तो आप वो करें, एक गेमिंग की कोई कंपनी की ऐप है तो वो करें। वैसा करके हमारा फोकस था, और हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को सब प्रपोज़ किया कि हम इंक्यूबेटर्स शुरू करना चाहते हैं। तब इंडिया में इंक्यूबेटर्स बनना शुरू हो गए थे। स्टार्टअप विलेज वाज द फर्स्ट इंक्यूबेटर जो बहुत अच्छा करने लगा था कोच्चि में। ओके। सो वी वेंट देयर, वी प्रपोज टू गवर्नमेंट, एंड देन वी रियलाइज कि गवर्नमेंट के साथ में करे बिना ये होगा भी नहीं। हम इंडिविजुअली करना चाह रहे थे, बट बिना पॉलिसी सपोर्ट के वो स्टार्टअप्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। हम तो ऐसे कंपनी कर जाते, पर फिर हमने गवर्नमेंट से जब बात की तो गवर्नमेंट टुक अराउंड 2-3 ईयर्स, बट 2016 में हमने 8 जनवरी 2016 को सृजन, दैट वाज द फर्स्ट इंक्यूबेटर ऑफ मध्य प्रदेश, ओके। क्रिस्टल आईटी पार्क में हमने AKVN इंदौर, तब AKVN बोलते थे, अब MPIDC बोलते हैं, उसके साथ लॉन्च किया। और तब से एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए जो जो आवश्यक है वो सब मैं कर रहा हूँ। तो एंटरप्रेन्योर्स ने मुझे कोच बना दिया, बिकॉज आई वाज प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट, बट एंटरप्रेन्योर्स के पास में उतना पैसा ही नहीं होता था, तो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के पास की उतनी फीस दे पाए, तो वी स्टार्टेड वर्किंग एज अ कोच। ओके। फिर हमने बहुत सारा सृजन में किया, उसके अलावा कंसल्टिंग प्रैक्टिसेस चलती थी। फिर उस वहीं से निकल के आया कि आप किताबें लिखिए इस पर। तो आई वॉज राइटिंग वन बुक, दिस स्पिरिचुअल सूत्रास ऑफ सक्सेस, बट मुझे एंटरप्रेन्योरशिप पे किताबें लिखने की डिमांड आई, तो आई रोट अ बुक ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। देन इट केम कि अब हमको इसको बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट थिंग कि गवर्नमेंट मशीनरीज आर जायंट मशीनरीज ना, उनको डिसीजन लेने की बहुत लंबी प्रोसेस होती है और उसको एग्जीक्यूशन करने की, भले गवर्नमेंट का स्केल बड़ा होता है बट स्पीड हमेशा कम होती है कंपेरेटिवली
if you compare it with the corporate world. Then we decided that we should have our own in private system also, because I'm consultant to government, so I can run that. So we started running an incubator. Now we have taken it completely into the virtual incubation mode. Okay. सो अभी हम entrepreneurs को हेल्प कर रहे हैं. देन वी रियलाइज दैट entrepreneurs को सिर्फ नॉलेज से हेल्प नहीं होती है, entrepreneurs नीड अ लॉट ऑफ नेटवर्क. तो हम लोगों ने उसमें नेटवर्क सिस्टम लाए. देन वी रियलाइज कि नॉलेज दे दिया, नेटवर्क दे दिया, बट इन लोगों के पास पैसा ही नहीं है. सो दे आर एक्चुअली नॉट following the right path, and they are going into they are chasing investors and they are trying to survive somehow with the money part, जो कि मुझे गलत लगता है. बट देन टू आई फील कि हेल्प की जा सकती है तो कर देना चाहिए. तो हम लोगों ने फाइनेंशियल एंगल पे हम लोगों ने एक मॉडल बनाया, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टेबल स्टार्टअप बूट कैंप. ओके. और हम इन्वेस्टमेंट में यदि जाएं तो ओवरऑल यदि आप देखें तो स्टार्टअप्स के साथ का सीन ये है कि 500 में से एक स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट मिलता है. तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट मिल रहा है? द प्रॉब्लम इज़ दैट दीज गाइज आर नॉट प्रिपेयर्ड, बिकॉज जो व्यक्ति कमा रहा है वो कहीं तो इन्वेस्ट कर ही रहा है. स्टार्टअप्स के बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है ग्रोथ करने की. तो स्टार्टअप ये जो 5x 10x का रिटर्न देती है, अगर आप 5 साल स्टार्टअप में इन्वेस्टेड हैं तो आपको अपना पैसा 10 गुना होता हुआ आराम से मिल जाता है. पर इसकी फेलियर रेट इतनी ज़्यादा है कि इन्वेस्टर्स डरते हैं. तो प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये कि स्टार्टअप्स इन्वेस्टेबल हैं ही नहीं, तो उनको प्रिपेयर करने का कोई सिस्टम नहीं था. तो हम लोगों ने एक ऑनलाइन बूट कैंप बनाया हुआ है जो 6 महीने का प्रोग्राम होता है. अब हम उसको 3 महीने में श्रिंक कर रहे हैं, विच इज़ वेरी मच इन द लाइन ऑफ वाई कॉम्बिनेटर. अगर आपने वाई कॉम्बिनेटर का नाम सुना है तो दुनिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर है. उसका भी 3 महीने का एक प्रोग्राम चलाते हैं. वैसे ही हमने 3 महीने का प्रोग्राम बनाया है. उसमें हम इन स्टार्टअप्स को इन्वेस्टेबल बनाने के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं. एंड हम हमारा खुद का एक एंजल नेटवर्क बनाए हैं, दैट इज़ कॉल्ड वैदिक एंजल नेटवर्क. ओके. तो उसमें हम एक 100 करोड़ का फंड डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इन सारे स्टार्टअप्स को उन एंजल्स के सामने ले जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स के सामने ले जाते हैं, और वो पिच करते हैं. और जिसको इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, जिसको नहीं मिलता वो अगले राउंड के लिए तैयारी करता है. दैट इज़ द प्रोसेस. ये स्टार्टअप की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. दूसरी प्रॉब्लम नॉलेज वाली वो हम रेगुलर सेशंस में सॉल्व करते हैं. तीसरी प्रॉब्लम नेटवर्क वाली, तो वी आर डेवलपिंग अ गुड नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क बना रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वैदिक एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क. तो वैन इज़ अ कंप्लीट नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो जिसमें हमारे आज भी मतलब एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे हर कॉन्टिनेंट में, दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं. ओके. हमने अभी तक करीब 4 कंपनियां 100 करोड़ के वैल्यूएशन के ऊपर डेवलप कर ली हैं, 200-150 करोड़ के ऊपर किए हैं. करीब 30-32 कंपनियां 50 करोड़ के ऊपर के वैल्यूएशन की डेवलप हो चुकी हैं. सो वी हैव डन गुड जॉब इन दिस फ्रेम. उसके अलावा हमारे पास MSME के प्रोग्राम्स हैं. उसके अलावा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में मास्टर्स किया हुआ है मैंने. तो बीइंग ए मास्टर प्रैक्टिशनर लीडरशिप पे प्रोग्राम बनाए हैं हाई एंड कॉर्पोरेट्स, मतलब लार्ज कॉर्प्स के लिए. तो ये बेसिकली अभी हम कर रहे हैं. एंड वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड टू टेक दिस एंटरप्रेन्योर्स टू द नेक्स्ट लेवल, जो जो ज़रूरी होगा वो सब हम करते जाएंगे. दिस इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम डेवलपमेंट. And that's why we have given our company, the name of the company is Vaidik Ecosystems Private Limited. And it is called Dharma Sansthapanarthaya is our punchline. We say you have to approach any decision in your life from the reference of dharma, whether it is धर्मयुक्त और not. धर्म प्राणित है कि नहीं है, यदि ये समझा आपने तो आपके निर्णय गलत नहीं होते. इसी से निकल के एक बहुत अच्छी चीज़ आई, and that is called Indian way of entrepreneurship. जो सर आज हमारा टॉपिक है, आई एम रियली सॉरी मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं किया, आई एम रियली सॉरी. So you introduce topic, then I'll continue with that. I mean you already introduced this. So the topic is the Indian way of entrepreneurship and the cosmic zone of excellence. इन दोनों टॉपिक्स पे हम बात करेंगे. 2 सेपरेट चीज़ों को हम जैसे अमलगमेट करके लेके आते हैं. और सर मतलब आपने सर एक लाइन बोली कि आपने अभी तक ये किया. सर आपने अभी तक जो किया, आपने अभी भी बहुत कुछ कर दिया है. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग योर ओन सेल्फ. और आपने जो एक इंस्पायर किया है सर मेरे जैसे इंडिविजुअल्स को. Actually, we are not trying to inspire anybody, believe me, and we are not trying to motivate anybody. We are trying to help people. Entrepreneur एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके जीवन में दिन भर
जीवन भर स्ट्रगल चलता है। एंड बिलीव मी, भगवान के बाद यदि आपको कुछ भी बना हुआ दिख रहा है तो उसके पीछे एक एंटरप्रेन्योर ने अपनी ज़िंदगी खपाई है। ये कैमरा यहाँ आया तो एक इनोवेटर था जिसने कैमरे का इनोवेशन किया होगा, बट उसको मार्केट लाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर ने अपनी पूरी जीवन की सारी संपत्ति, सारा सब कुछ दांव पे लगाया, दिन रात मेहनत करी। और हो सकता है साइंस की वजह से कैमरे का इनोवेटर फिर भी सक्सेसफुल हो गया हो, बट वो कितनी बार फेल हुआ होगा। और वो जो स्ट्रगल होता है एक एंटरप्रेन्योर का, यदि आप ध्यान से देखो तो वो बहुत पेनफुल है। उसमें सबसे पहले उसके परिवार वाले, आप अभी एंटरप्रेन्योर बनने जाएं और सर आपको एक छोटा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ सर बीच में, आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब योर continue। फ्लो। सर एक एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन काफ़ी लोगों ने अलग अलग बोली है, कन्फ्यूजन की स्थिति भी रहती है, लेकिन सर एक सिंपल भाषा में कि हम सबको बता पाए एक एंटरप्रेन्योर आपके लिए क्या है। और एक और सर इसमें एक और जुड़ता प्रश्न है कि एंटरप्रेन्योर और फाउंडर में डिफरेंस क्या है। पहले वाले पे प्रश्न को पहले लेता हूँ मैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज गवर्नमेंट की डेफिनेशन अलग है, दो एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर और मार्केट की डेफिनेशन अलग है। एक जो प्रॉपर डेफिनेशन मुझे लगती है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन ये है कि इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग न्यू एंड एनीथिंग इनोवेटिव तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। आप सिर्फ कंपनी रजिस्टर करिए और थोड़ा सा उसमें कोई टेक्नोलॉजी एंगल दे दीजिए, आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हो जाएंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल। स्टार्टअप के तौर पे आपको 100 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, 10 साल का, वो जो ट्रेडिशनल मतलब नीति आयोग की डेफिनेशन है वो सब है। अब एक डेफिनेशन जो मुझे जो सबसे अच्छी लगती है कि एंटरप्रेन्योर में बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं। जी सर। एक, ही शुड हैव अ क्लियर कट सर्विस माइंडसेट। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो समाज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही अपनी ज़िंदगी शुरू करता है। कि समाज, आप यदि पिच डेक अपन बनाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सबसे पहले अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत कहाँ से हुई कि समाज में एक प्रॉब्लम को पहचाना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। सो दिस इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इट इज़ ही इज़ ट्राइंग टू सर्व सोसाइटी। सो सर्विस हैज़ टू बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। So an entrepreneur is the one who wants to serve society through his efforts, है ना। He can develop a service, he can develop a productized service, he can develop products, whatever. And then he is very innovative in his solutions. So the second element of entrepreneurship is innovation. Then third thing, because there is a traditional businessman and this is an entrepreneur, so he's putting a lot of innovation angle in it. What I am saying is कि एंटरप्रेन्योर वो है जो पहली बार कैमरा लाया या कैमरे में नए फीचर्स ऐड करे। इनोवेशन उसकी जो पूरा रिसर्च है उसकी टीम ने किया, उसके बैकग्राउंड में किसी साइंटिस्ट ने किया होगा, बट वो व्यक्ति इनोवेटिव है अपनी हर माइंड में, हर अप्रोच में। तो व्हेन ही इज़ डीलिंग विथ हिज टीम ही इज़ हैविंग इनोवेटिव अप्रोच। व्हेन ही इज़ डीलिंग विथ फाइनेंसेस ही इज़ हैविंग इनोवेशन अप्रोच। When he's dealing with products, when he's dealing with go-to-market things, so his market communication is different. So that is what is the second element. The third thing is very important. ये तो समाज में समाज सेवक भी करते हैं ना, ये दोनों काम तो। Then there's third thing that he's focused on developing abundance for all stakeholders. So entrepreneur does not want to become rich on his own only. ठीक है, वो खुद अमीर नहीं बनना चाहता। ही डज नॉट वांट टू बी कि आई शुड बी द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। नो, ही थिंक्स इट इन अ डिफरेंट वे। ही शुड ट्राई टू डेवलप अबंडेंस फॉर ऑल अदर्स। एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन में या एक नॉर्मल कनिंग में, कोई नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं आई एम सेइंग कि कनिंग फेलो जो होता है एक बिजनेसमैन, वो उसके दिमाग में क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज हिज अप्रोच। यहाँ ये अबंडेंस क्रिएट कर रहा है खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, समाज के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, टीम के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, एंड एट द एंड पूरे इकोसिस्टम के लिए। दैट इज़ व्हाट द एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर इज द वन हु वांट्स टू सर्व सोसाइटी इन एन इनोवेटिव अप्रोच एंड क्रिएट अबंडेंस फॉर ऑल। This is what my definition, I have written this definition, but this is my definition of entrepreneurship. Because अगर ये 3 एलिमेंट नहीं है तो यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। 100%, 100%। एंड सर फाउंडर का जो सर डिफरेंस था कि फाउंडर हम किसे बोले, या फिर फाउंडर को मैं अपने आप को फाउंडर कब समझूं कि मैंने क्या अचीव किया, या फिर एक
क्योंकि सर एक हमारा एक लास्ट हम मिले थे एक मीटिंग में, तो मिस्टर जय जैन सर उन्होंने बताया था फाउंडर इज समवन हु फाउंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इज एबल टू फाउंड हिज ओन स्वधर्म, जो आपने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया था मुझे पहले भी। तो सर मैं यहाँ पे फाउंडर की डेफिनेशन आपसे समझना चाहूँगा सर। देखिए, फाउंडर इज somebody who puts the foundation of anything. That is very clear to the idea. Now, founder is somebody who is trying to form a thing and create a foundation for something very very large, getting, and which can be continued for generations, getting. And most of the time he is an entrepreneur also, but not all the time he is an entrepreneur, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में तो फाउंडर और एंटरप्रेन्योर सेम हो जाते हैं, बट कई बार क्या होता है कि कि मैं एक नई चीज़ बनाना चाहता हूँ और मैं उसकी फाउंडेशन डाल सकता हूँ, मैं उसकी रिस्क ले सकता हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग गुड मनी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ऐसा हो गया कि आप प्रोड्यूसर हो गए उस फिल्म के, ठीक है। दिस इज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का डिफरेंस। बट देन यू ब्रिंग अ गुड टीम into the place, and then you just not become a founder, you become an entrepreneur. आप खुद ही अपने फाउंडर एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रांसफॉर्म करते हो। बट हो सकता है कि आपके पास में जो टीम में सेकंड को फाउंडर आया या कुछ लोग आए, वो ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, दे आर टेकिंग मोर ऑफ एन ऑनरशिप ऑफ द एंटायर थिंग एज लीडर्स। सो दैट इज़ वन थिंग। फाउंडर जो जय की बात है वो बिल्कुल सही है कि जो अपने आप को नहीं ढूंढ पाया वो समाज को कुछ सर्व नहीं कर सकता। दैट इज आई 100% ट्रू। सो फाउंडर इज समबडी हु हैज फाउंड हिमसेल्फ और हु इज ट्राइंग टू फाइंड हिमसेल्फ, नॉट ऑलवेज फाउंड, बट हु इज ट्राइंग टू फाइंड हिमसेल्फ। या, ही इज इन दैट जर्नी। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से यू शुड ट्राई टू सर्व सोसाइटी इंस्टेड ऑफ developing a purpose for your company. Don't develop a purpose, just develop a service model in that direction you want to serve, getting. So founder is somebody who has found himself or who is trying to find himself actively, is the founder, and he tries to find the meaning, in the search of the meaning of life. वो है उसका इम्पैक्ट, वो क्या ढूंढना चाहता है। वो फाइनली यदि देखा जाए तो वही बात चली जाती है। He wants to serve society, he wants to create an abundance in a very innovative way. That's it. Got it. Excellent sir. I mean, सीख रहा हूँ, एब्जॉर्ब भी कर रहा हूँ, क्योंकि इम्प्रेसिव होते जाता हूँ जब भी आपसे मिलता हूँ सर। नहीं, दिस इज गुड दैट यू आर ट्राइंग टू लर्न एंड जस्ट इम्प्लीमेंट इट। एक लर्निंग शुड बी डायरेक्टली कोरिलेटेड विद इम्प्लीमेंटेशन। सर मेरा एक फेवरेट प्रश्न, और हम अभी जो सुनते हैं समझते हैं, बोल रहे हैं ना कि अभी स्टार्टअप की हवा चल रही है हमारे इंडियन इकोनॉमी में और प्रमोट भी किया जा रहा है, इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं। इसमें सर एक प्रश्न मेरा ये आता है कि किसे एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहिए। इसमें यहाँ पे मैं एक जुड़ता हुआ सवाल मेरा ये है कि जो PIP एनालिसिस है जो आपने इंट्रोड्यूस किया मेरे साथ, और बातें काफ़ी हो चुकी है इस पर, तो किस व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर या फिर एक बिजनेस ओनर या फिर एक नहीं बनना चाहिए, हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि मेरा स्वधर्म क्या और मैं फिर उसमें आगे कैसे बढ़ूँ। प्रश्न को थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, बिकॉज ऐसा है ही नहीं कि जीवन को यदि ध्यान से समझोगे तो जीवन संस्थाओं में ग्रो करता है। मैं इसको समझाता हूँ पूरा, और संस्था मतलब बिजनेस में कन्वर्ट हो ही जाती है वो। तो मेरा मानना है 100% लोगों को एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहिए। ठीक है, पहला बात तो ये। इसको अब मैं समझाता हूँ कि क्यों। देखिए, मान लीजिए यू आर एन आर्टिस्ट, ठीक है, तो आप अपनी आर्ट में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप एक स्कल्पचर बनाते हैं, आप पेंटिंग्स बनाते हैं, या आप डांसर हैं, या आप सिंगर हैं, कुछ भी है, वो एक इंडिविजुअल के तौर पे ग्रो कर रहे हैं आप। अब एक व्यक्ति की जर्नी ग्रोथ की यदि आप ध्यान से देखें तो कैसी होती है, दैट यू डिसाइड दैट, जैसे मेरी बेटी ने तय करा है कि उसको डांसर बनना है, ठीक है। अब मैंने उसको डांसिंग की क्लासेस में डाल दिया, तो शी इज ट्राइंग टू लर्न डांस। अब वो थोड़े साल डांस सीखेगी, देन शी विल बिकम अ प्रोफेशनल डांसर। तो क्या होता है, जब आप एक डोमेन में एंटर करते हैं अपने जीवन में, जिसको आप करियर बोलते हैं, ठीक है, उसमें आप जब एंटर करते हैं तो यू ग्रो, यू एंटर एज अ लर्नर, ठीक है। आप स्टूडेंट के तौर पे जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो उसमें प्रोफेशनल हो जाते हैं, या अमेटियर हो जाते हैं, अमेटियर के बाद प्रोफेशनल हो जाते हैं, फिर थोड़ा और ग्रो करते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं कि अब आपके पास में एक बेसिक
ऑनरशिप आ गई है, तो आप मान लीजिए ट्विशी की बात करते हैं अपन, मेरी बेटी की, तो शिव्यांशी नाम है उसका पूरा। तो अब वो डांसर हो गई, डांसर से वो प्रोफेशनल डांसर हो गई, अब वो डांस को सिखाना शुरू करती है मान लीजिए। तो मैंने उसको किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में हेड करने को करवा दिया शुरू। तो वो क्या बनेगी, वो प्रोफेशनल अभी भी है, वो ग्रो कर रही है। फिर वो उसकी डांस एकेडमी शुरू करती है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक डांसर ने डांस एकेडमी शुरू करी, यहाँ उसने पहली फाउंडेशन डाली अपनी एंटरप्राइज की। ओके, ठीक है। डॉक्टर के केस में सेम होगा, डॉक्टरी सीखोगे, यू विल ट्राई टू बिकम अ डॉक्टर, देन वंस यू गेट डिग्रीज एंड ऑल दिस, तो क्या होगा, सेकेंड लेवल पे यू विल गेट इनटू अ जॉब। जब आप जॉब्स में कंटिन्यू करेंगे तो आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या किसी एक लेवल पे गए। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर या तो आप लाइफ को यहाँ रोक देंगे कि आई एम सक्सेसफुल प्रोफेशनल, आई एम हेड ऑफ दिस, आई एम डूइंग दिस, बट उसके बाद यदि आपको ग्रो करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। तो अगर आप देखें तो स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ है, और जो फाइनल कल्मिनेशन है ना, वो एक एंटरप्रेन्योर और फिर उसके बाद एक इन्वेस्टर का एंगल आता है। ये ही ग्रोथ है हर व्यक्ति की। तो जो एंटरप्राइज शुरू नहीं कर रहा है, वो बेसिकली ही इज चीटिंग विथ हिमसेल्फ, हिज प्रोफेशन एंड हिज नेक्स्ट जनरेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल के तौर पे ग्रो करते हो और अगर आपने उसकी एक संस्था ऐसी निर्मित नहीं कर दी कि जिसकी वजह से आपके बच्चों को दूसरे जगह जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपनी पूरी जनरेशन की मेहनत वेस्ट कर रहे हो। बिकॉज आपका बच्चा फिर किसी IIM में, फिर किसी IIT में, फिर किसी जगह पढ़ेगा, फिर एक डिग्री लेगा, फिर लोगों के पास जाएगा, फिर जॉब करेगा, फिर कार की किस्त भरेगा, फिर मकान की किस्त करेगा, फिर लेकिन सर ये तो कहीं ना कहीं गोइंग टू बिकम द सेम साइकिल। बट सर कहीं ना कहीं सर काफ़ी लोगों की स्टोरी नहीं लग रही सर आपको इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि सर हर व्यक्ति, अब यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा जो शायद कम लोग बात करते हैं, फेलियर्स की। अगर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी, हाँ, और मैं उस लेवल पे, उस मुकाम पे नहीं जा पाया, और मुझे वापस से जो पिवट करके जॉब की तरफ आना पड़ा, क्योंकि लाइबिलिटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जैसा आपने बताया। तो सर क्या ये चीज़ गलत है, इसको मैं फेलियर मानूँ, या फिर मैं ये इस अच्छा mindset चलिए, पे आप जाऊँ? जॉब क्या करेंगे, अब मान लीजिए 10 साल आपने काम किया, आप फेल हो गए, तो आप किस जॉब में, एक IT कंपनी चलाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर ने मेहनत करी, वो एक टेक्नोलॉजी गीक था, उसने मेहनत करी, उसकी कंपनी फेल हो गई, अब वो क्या करेगा, या तो दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, नौकरी कर सकता है, पैसा तो खत्म हो गया अब उसके पास, वो नौकरी करेगा, वो किस चीज़ की जॉब करेगा, IT से रिलेटेड। गेटिंग माई पॉइंट। अब वापस इसका से मतलब क्या हुआ ओके। कि वो वापस उसी साइकिल में जा रहा है, पर बहुत पीछे जा रहा है। अब उसी को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, हर व्यक्ति कितने कैलिबर से करता है वो उसकी बात है। बट मान लीजिए उसने तय करा कि आई एम वेरी गुड एट से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, गेटिंग, बिकॉज वो बहुत अच्छा था, तभी उसको कोई सैलरी दे रहा था उसकी बिजनेस शुरू करने के पहले, और उसी हिम्मत पे उसने बिजनेस शुरू किया। अब वो वहीं जा रहा है, तो उसको पता है कि मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में बहुत अच्छा हूँ, तो यू शुड सिट एट होम एंड स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की पर्टिकुलर टाइप की फ्रीलांसिंग वो कर रहा है, मान लीजिए उसको पता है कि मैं मोबाइल गेमिंग की ऐप बहुत अच्छी बना लेता हूँ, ये गेम्स बना लेता हूँ बहुत अच्छे, तो वो गेम बनाएगा। या अभी हमारे एंटरप्रेन्योर है, ही इज़ अ बैक एंड ऑन, मतलब डेटाबेस के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप में खुद ही एक 7-8 साल लग के एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, एंड विच इज़ even better than MongoDB and best of the best database in the world. SQL and all that. हाँ, तो अब now what this guy has done, आप अपने प्रोफेशन को या तो सैलरी के एवज में बेच रहे हो, या आप फ्रीलांस के एवज में बेच रहे हो। जब जैसे ही उसको 4 ज़्यादा ऑर्डर आ जाएंगे, वो फिर अपनी एंटरप्राइज शुरू करेगा। सो लाइफ इज़ दैट वे ओनली, मतलब ऐसा फेल्योर जैसा कुछ लाइफ में नहीं होता है। देखिए, ना फेल्योर होती है लाइफ में, ना सक्सेस होती है। बट सर क्या आप गवर्नमेंट जॉब को फिर एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे, क्योंकि वो तो एक जॉब ही हो गया ना सर, मतलब एक तो रिटायरमेंट उसकी इंटेलेक्ट रोक दी ना उस व्यक्ति ने, आप ध्यान से देखो। बट सर मेरे को इस कॉन्वर्सेशन में हमेशा ऐसा अभी जो मेरा फील हो रहा है, क्योंकि सर मैं भी एक सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और अब मेरा थोड़ा सा पिवट करके मैंने अपनी कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पूरी अपनी टेन्योर पूरा करते हैं और रिटायर होते हैं, तो उन्होंने पूरा ताउम्र जीवन तक उन्होंने नौकरी ही की, पर वो सेटिस्फाइड है, कंफर्टेबल है। उन्होंने अपने लाइफ में उनका जो स्वधर्म था कि मुझे एक परिवार पालना है, मुझे एक गृहस्थी बनानी है अच्छी, और मैं
अच्छे से मैंने जीवन जिया, भले मैंने एक भी बार अपना खुद का व्यवसाय चालू नहीं किया, लेकिन ही इज कंफर्टेबल अबाउट व्हाट ही हाँ लिव्ड. सो व्हाट अबाउट दैट पर्सपेक्टिव? सो इफ ही इज हैप्पी द गेम इज ओवर. द गेम इज अबाउट बीइंग हैप्पी. हाँ, इट्स ऑल वो अबाउट जो हम दैट. ट्रांस की बात कर रहे थे हम ये सारा सब कुछ देखो, जीवन में दो ही चीज़ होती है, या तो किसी काम से आपका सामर्थ्य बढ़ता है या किसी चीज़ में आपको आनंद आता है, मज़ा आता है. तो अगर उसको मज़ा आ रहा है उस चीज़ से तो इज़ ओके फाइन. बट अभी मैं अगर उसकी जगह होऊंगा तब की क्या बात होगी. तब आप ये समझिए कि मेरी जगह आप वॉरेन बफेट को रखिए या उस व्यक्ति की जगह वॉरेन बफेट को रखिए. तो वॉरेन बफेट की 98% वेल्थ उन्होंने 60 के बाद जनरेट करी है ना. और ये बंदा 60 में रिटायर हो रहा है. अब ये अगर 100 साल जी गया तो बाकी के 40 साल क्या करेगा. दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. आप समझो इस बात को कि कितनी बड़ी समस्या हो गई है उसके लिए. ठीक है. तो हिल स्टार्ट गेटिंग इनटू प्रोफेशन. जैसे अभी हमारे एक मित्र हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर के थे. ठीक है. वो रिटायर हो गए. अब क्या करें. ही इज़ वेरी फिट, ही इज़ वेरी डायनामिक, सब अच्छा है. अब उन्होंने वकालत करी. ओके. और अब वो वकील है. ठीक है. you अब have to मान लीजिए pivot. कि फिर ये, हाँ नहीं, नॉट पिविट, इट इज़ नेचुरल ग्रोथ. देयर इज नथिंग लाइक पिविट. बट सर कुछ व्यक्ति मतलब आप हमारी सर काफ़ी बार बात स्वधर्म पे ही हुई है. हाँ. पीआईपी एनालिसिस पे तो हम डेफिनेटली भी बात करेंगे. लेकिन सर आपने जैसा बोला हैप्पीनेस वाली जो बात है, पर हर व्यक्ति उस तरीके से सोचता ही नहीं है, तो हर लॉजिक हर एक पे बनता भी नहीं है. हाँ. तो यहाँ पे सर मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी कैसे वो पता करूँ, जिस पे मैं पीआईपी पे बात करना चाहूँगा. देखिए क्या है कि यही प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा से चला कि हमको हमारा स्वधर्म कैसे पता पड़े. चाहे वो 3 इडियट बात की बात करो, चाहे आप गीता में कृष्ण और अर्जुन के, या कृष्ण और गीता में कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, फिर वही वैसे ही संवाद आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का मिलता है. ठीक है. तो अष्टावक्र जब बात कर रहे हैं या अर्जुन जब बात कर रहे हैं तो वो एक आंसर दे रहे हैं. अष्टावक्र जब बात कर रहे हैं तो वो जनक को आंसर दे रहे हैं. अर्जुन जब बात कर रहे हैं तो कृष्ण जब बात कर रहे हैं तो अर्जुन को आंसर दे रहे हैं. 3 इडियट में रेंचो आंसर दे रहा है. ठीक है. आंसर सेम. ठीक है. दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्वधर्म, प्योर पोटेंशियलिटी, और दैट द वे टू एंटर कॉस्मिक जोन ऑफ एक्सीलेंस. है ना. हाउ डू यू डू दैट. सबसे बढ़िया जो 2-3 मेथड हैं दुनिया में. एक तो CZD है, कॉस्मिक जोन ऑफ एक्सीलेंस को आइडेंटिफाई करना और उसमें एंटर करना. दूसरा है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम बोलते हैं उसको प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स, PIP नीड्स. एंड देन देर इज थर्ड वे ऑफ finding it in a different way, that is called ikigai in Japan. We call it ikigai. ठीक है. अब हम PIP पे बात करते हैं. पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये ईजी है. PIP क्या बोलता है, दैट देयर व्हेन यू वर देयर इन द womb of your mother, from then for first 3 years, means it is almost 4 years. ठीक है. Because 9 months 20 days there and 9 months there and 3 years here. So this time is the time when your psychology is being developed, but or your pre-psychological state is there. You will say that. तो pre-psychological state मतलब ये है कि आपका साइक नहीं बना है, अभी आप बहुत लॉजिकल नहीं सोच पा रहे हैं. ठीक है. बट आपके लॉजिक किस चीज़ पे बनेंगे उसका फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है. ये वो पीरियड होता है. यहाँ पे जो नीड्स इंस्टॉल हो गई, वो नीड्स से आप अपने सारे साइकोलॉजिकल लॉजिक प्रिपेयर करोगे. समझ में एकदम लोअर लेवल लैंग्वेज है ना, एकदम फंडामेंटल लेवल लैंग्वेज. ये नीड्स कैसे इंस्टॉल होगी सर? प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स सिर्फ 6 हैं दुनिया में. ओके. ठीक है. और वो 6 सब में होती हैं. इट इज़ जस्ट दैट द सिग्निफिकेंस ऑफ द, मतलब द इंटेंसिटी ऑफ द नीड चेंजेस. जैसे मैंने बताया था, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ना, देन सिग्निफिकेंस, कंट्रीब्यूशन, कनेक्शन एंड ग्रोथ. ये हमारी 6 नीड है. अब हमारी अगर ये 6 नीड ऐसी कैसी हैं, ये इसको आप 1 2 3 से चला दीजिएगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए. अब आप अपने घर में बैठ के एनालिसिस कर लीजिए कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है. गेटिंग.
तो जब हमने किसी व्यक्ति का एनालिसिस करेंगे तो आप उसके करियर में उसके जीवन में उसके सारे लॉजिक कैसे बनेंगे, वो फर्स्ट जो 2 नीड है वो 80% डोमिनेट करेंगी और बाकी की 4 नीड है वो उसकी बाकी की 20% लाइफ को डोमिनेट करती हैं। तो आपको उन 2 नीड को फुलफिल करने वाला करियर या बिजनेस या प्रोफेशन व्हाटएवर यू कॉल उसको बनाना पड़ेगा। तो हम जब वैदिक इकोसिस्टम में किसी एंटरप्रेन्योर को ये सजेस्ट करते हैं कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम पहले ही एनालिसिस पीआईपी का लगाते हैं, फिर हम उस पर इकिगाई लगाते हैं, ठीक है, और फिर उसके लिए हम सीजेडी मैप बनाते हैं, ठीक है, कि उसको कॉस्मिक जोन ऑफ एक्सीलेंस में कैसे एंटर करना है। अब मान लीजिए अभी जैसे हमने एक व्यक्ति का एनालिसिस किया कि उसको उसकी पीआईपी क्या है और उसकी 2 पीआईपी निकल के आ गई कि उसको एक सिग्निफिकेंस उसके लिए बहुत ज़रूरी है और ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। तो दिस गाय शुड बी देयर वेयर ही गेट्स अ लॉट ऑफ नेम फेम, है ना, and all these things and a lot of growth in terms of मतलब he cannot stay at one place for many years, so say like नरेंद्र मोदी kind of guys, है ना, हमारे यहाँ पे ये लोग जो हैं ये एक जगह पे स्टेगनेंट होके रह गए तो ये लोग अपने आप को उससे बहुत डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, इस कॉम्बिनेशन वाले लोग। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको पॉलिटिशियंस होना चाहिए, क्योंकि सिग्निफिकेंस मिलती है, इनको आईएएस होना चाहिए, सिग्निफिकेंस मिलती है, इनको कुछ और होना चाहिए, दे आर लाइक दैट, लेकिन नहीं, बट देर इज वन थिंग दैट दे वांट कंटिन्यूस ग्रोथ ऑल्सो, गेटिंग, सो ग्रोथ को वो अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, गेटिंग। तो अब नरेंद्र मोदी ने ग्रोथ डिफाइन करी तो उन्होंने अपनी ग्रोथ को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया विद द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो द इफ द कंट्री ग्रोज, है ना, द लीडर इज ग्रोइंग, दैट इज हाउ ही इज अज्यूमिंग। सो आपको पूरा नेशन ग्रो करता हुआ दिख रहा है उसे एक व्यक्ति के साथ, गेटिंग, दैट इज हाउ आपको एंटरप्राइज बनानी है। मान लीजिए अब दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ सर्टेनिटी बट सर्टेनिटी एंड ग्रोथ कॉम्बिनेशन। सर अगेन आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मतलब दूसरों के लिए शायद आसान हो जाएगा समझना अगर सर अगर मैं तीनों तो नहीं, पीआईपी इकिगाई और सीजेड तो नहीं, तो सर यहाँ पे हम मेरा पीआईपी एनालिसिस करेंगे, काफ़ी लोगों को रिलेटेबल रहेगा और इजी रहेगा समझने के लिए। तो सर मैं आप सर पहले सर 6 पॉइंट्स बता दें मुझे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं किससे प्रायोरिटाइज करूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं सर। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्टेनिटी से। देखिए हमारी क्या है, हमारी प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 6 हैं जो प्राइमरीली इंस्टॉल्ड है ही। जैसे सर्टेनिटी, आपके जीवन में हर व्यक्ति को एक सर्टेनिटी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, है ना। सारा आप घर क्यों बनाते हैं, बिकॉज यू वांट टू बी सर्टेन कि आज रात को कहीं सोने की जगह है। आप शादी क्यों करते हैं, आप एक दुकान क्यों खोलते हैं, आप बिजनेस क्यों करते हैं, सर्टेनिटी की वजह से। देन कम्स अनसर्टेनिटी, रिस्क का अपना एक थ्रिल है जो आपके अंदर एड्रेनलिन रश जनरेट करता है। लोग कार तेज़ क्यों चलाते हैं, अनसर्टेनिटी की वजह से। लोग बंजी जंपिंग क्यों करते हैं, अनसर्टेनिटी की। लोग शेयर्स में क्यों जाते हैं, अनसर्टेनिटी की वजह से। लोग बिजनेस क्यों करते हैं, अनसर्टेनिटी की वजह से। बहुत सारे अनसर्टेनिटी के बेनिफिट हैं, तो अनसर्टेनिटी एक नीड है। देन कम्स सिग्निफिकेंस, लोगों को अपना नाम, इज्जत, शोहरत चाहिए, वो सिग्निफिकेंस चाहिए ही, हर व्यक्ति को अपना नाम बड़ा चाहिए, तो दैट इज़ द नीड ऑफ ईगो, मास्लोज जो बोलता है। देन कम्स कनेक्शन, आप कुछ ऐसे लोगों से घिरे रहना चाहते हो जिन पे आप हमेशा ट्रस्ट कर सको, जिनके साथ में आप अपना दिल खोल के बात कर सको, जिनके साथ में आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओ। देन कम्स द नीड ऑफ ग्रोथ। ओके, ये बेसिक नीड है, अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो तो आप दुखी हो जाओगे। ये पर्टिकुलरली मेल में बहुत प्रॉब्लम है, मेल साइकोलॉजी में ये बहुत डीप है कि जो व्यक्ति ग्रो नहीं कर रहा है वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता चला जाएगा। फीमेल में होता है बट उतना इंटेंसिटी से नहीं होता है, बिकॉज वो उसकी ग्रोथ को कनेक्ट कर रखती है उसके परिवार और उसके बच्चों और उसके पति की ग्रोथ से। सो दैट इज़ द थिंग। एंड देन कम्स कंट्रीब्यूशन, हर व्यक्ति दान क्यों देता है, हर व्यक्ति समाज में जाके क्यों काम करता है, हम स्वयंसेवक संघ से क्यों जुड़े हुए हैं, आप इस्कॉन से क्यों जुड़े हुए हो या कोई ब्रह्म कुमारी से क्यों जुड़ा है, क्योंकि समाज में वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो दैट इज़, ये 6 नीड हम सब में हैं ही। अब हमारी 2 नीड 3 नीड जो होती हैं वो टॉप जो होती हैं, जिनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो हमारे जीवन के प्राइमरी सारे लॉजिक्स को डिटरमाइन करती हैं। ओके, हमारी सोच को तय करती हैं, हमारे इमोशंस को तय करती हैं, सब उससे आता है। तो आपकी जो
फर्स्ट 2 नीड्स हैं वो निकाल लीजिए, अभी आपके समझ में आ जाएगा कि क्या है। सर मेरा फर्स्ट अनसर्टेनिटी है और सेकंड मेरा ग्रोथ है। अनसर्टेनिटी एंड ग्रोथ इज अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर एन एंटरप्रेन्योर, ओके। बिकॉज एंटरप्रेन्योर को थ्रिल देती रहती है। रिस्क है तो इश्क है, वो वाली जब बात आती है ना, तो वो बात ही उससे आई है कि रिस्क नहीं आ रहे ले रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है। सट्टा क्यों चलता है, शेयर मार्केट क्यों चलता है, दे आर रिस्क टेकर्स, दे ग्रो वेरी वेल, है ना। एंड व्हेन दे हैव ग्रोथ माइंडसेट तो दे एक्चुअली ग्रो एज एंटरप्रेन्योर। लाइक वो नए एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को करेंगे, एंड दे वुड put extra miles, they'll go and they'll put extra efforts to grow in their life. तो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब हमको ये समझना पड़ता है कि इस एंटरप्रेन्योर को उसके खुद के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसको वो आगे लाए समाज में और जिसको वो बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पे आप अपना इकिगाई एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, दैट इज़ हाउ इट हैपेंस। गॉट इट। तो यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, दैट इज़ व्हाट। सर मेरा यहाँ पे एक हमेशा से एक क्वेश्चन चलता है, क्योंकि हम काफ़ी बार वेस्टर्न साइकोलॉजी या फिर वेस्टर्न पैटर्न से, मतलब मैं अपनी बात करूँ तो शायद मैं काफ़ी प्रभावित और इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। शायद फिजिक बनाना, सब हुए, काउबॉय और कहीं ना कहीं कल्चर, अभी किस टाइप के कपड़े पहनने हैं, किस टाइप का इंस्टाग्राम पे पोस्ट होगा, किस टाइप का मैं प्रेजेंट करूँगा, वो हमारा वेस्टर्न है। लेकिन वी आर रूटेड, वी आर बॉर्न इन इंडिया। एक हमारा खुद का कल्चर, इंडियन कल्चर, जिससे पे हमारा आज का जो टॉपिक है सर, कि द इंडियन वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैं हूँ इंडिया, मैं चाहता हूँ ग्रोथ वेस्टर्न जैसी। तो सर ये जो अलाइनमेंट में काफ़ी फ्रिक्शन आता है, जब हम अचीव नहीं करते तो हम, मतलब हमारा तरीका इंडियन, लेकिन मैं चाहता हूँ सक्सेस वेस्टर्न जैसी। तो सर इसमें आप क्या सर? देखिए, इंडियन वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ये आप शायद प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं ये, लेकिन सर जो एक वो जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है मुझ पे, तो सर उससे मैं कैसे समझते हैं ना अलाइन बात को। देखिए, इन्फ्लुएंस प्रभाव में व्यक्ति कब आता है, जब वो किसी न किसी अभाव में हो। समझ रहे हो बात को? जी जब आपको अपनी रूट में कितनी रिचनेस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने घर में पता है कि आपके पिताजी ने 50 एकड़ ज़मीन खरीद रखी है, 20 किलो घर में सोना रखा है ना, लॉकर्स में सोना रखा है, और आपके पास बहुत सारा कुछ है। अब आपके घर के सामने ट्रैक्टर खड़ा है ना, 4 गायें बंधी हैं, ठीक है। तो ऐसे परिवार आपने देखे हैं, हर गांव में ऐसे परिवार होते हैं जो रिच ही रिच हैं, बट उनके घर में मर्सिडीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो वो मर्सिडीज़ से बहुत ज़्यादा उतने प्रभावित नहीं होंगे अगर उनको ये पता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। तो उनको पता है जब खरीदना है खरीद लेंगे। जैसे इंदौर सराफा में आप जाइए, या आपको ऐसे हर दूसरा परिवार ऐसा मिलता है, या क्लॉथ मार्केट में जाइए जिनके पास खूब पैसा है, अनाप शनाप पैसा है, वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में नहीं आते। गुजरातीज उधर अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं, सालों साल रह लेते हैं, बट उनका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस उतना नहीं है। वहाँ पे भी गुजराती में ही बात करते हैं, वहाँ पे भी वो जय श्री कृष्ण ही करेंगे, राधे राधे ही करेंगे, वहाँ पे भी वो वैसे ही रहेंगे। सिर्फ फ़र्क क्या आ जाता है, कार और बंगले का फ़र्क आ जाता है। वो यहाँ रहते तो भी वही खरीदते। सो आई एम सेइंग कि प्रभाव में जब आप आ रहे हो, इसका मतलब आप साइकोलॉजिकली अभाव में हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, अगर आपके पिताजी ने आपको कभी बताया ही नहीं, जैसे वॉरेन बफेट ने अपने बच्चों को 50 साल के हो गए तब तक ये नहीं बताया कि उनके पिताजी कितने अमीर है, ठीक है। लोग पढ़ते थे पर वो उनको समझ नहीं आता था कि हमारे पापा कितना अमीर है। तो ही सेड, उनकी बड़ी बेटी बोलती, व्हेन आई वाज 52 आई रियलाइज दैट माय फादर इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट फेलो इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब आपको कोई महंगी गाड़ी देख के, कोई बंदा थार चला रहा है या कोई बहुत महंगी सी गाड़ी चला रहा है, मर्सिडीज़ चला रहा है, तो आपको लगेगा यार मेरे पास भी होना चाहिए। आपको, क्योंकि है ही नहीं ना आपके पास, अभाव है, पर आपको पता है मेरे पास इससे बहुत ज़्यादा है। तो वेन एवर आई वॉन्ट टू हैव, आई विल हैव। तब आप लॉजिकल फ्रेमवर्क सेट करोगे। अगर आपके बिजनेस में नीड है, आई एम नॉट अगेंस्ट बिग कार्स, हाँ, आई एम सेइंग कि अगर उसकी कोई यूटिलिटी वैल्यू है तब तो वो बहुत अच्छा है, बट इफ इट इज़ जस्ट सेटिस्फाइंग योर ईगो तो वो गलत है। जैसे सैम वॉल्टन ने प्लेन कब खरीदा, जब उनको ऐसा लगने लगा कि मुझे जितनी टाइम लग रहा है ज़मीनें ढूंढने में, उनको वॉलमार्ट के एस्टेब्लिशमेंट्स लगाने में जो ज़मीनें देखनी होती थी वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम था। तो उन्होंने प्लेन इसलिए ख़रीदा, उनका फर्स्ट ग्लाइडर, कि वो उस शहर के ऊपर से उड़ के देखते थे कि सबसे सही लोकेशन क्या है। ओके। और ख़ुद सीखा,
चलाना, और फिर वहाँ पे जाके वो ज़मीन खरीदते थे। नहीं तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने पिकअप ट्रक चलाया। आप समझ रहे हैं? वो पिकअप ट्रक क्यों चलाते थे? बोले अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे कुछ काम की चीज़ मिल गई जो मैं मेरे स्टोर में ला के रख सकता हूँ, तो मैं वो खरीद लेता हूँ उसी टाइम। दैट इज़ द डिफरेंस। सो यूटिलिटी की बात है। ओके। तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में हमारे एंटरप्रेन्योर्स क्यों आए हैं, अब ये क्वेश्चन पे आते हैं हम, या हमारा सोच क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने ये समझा ही नहीं कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं भारत, जो दुनिया की आदिकाल से, मतलब जब से दुनिया बनी है तब से 1770 तक तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। ठीक है, अंग्रेज लूट लूट के पूरा लंदन बना लिए, पूरे इंग्लैंड को बना लिए। उसके बाद भी हमारे पास में इतनी जगह थी कि हम वापस से रिस्ट्रक्चर कर पाए पूरी इकोनॉमी को। 1947 से अभी हमारे 100 साल भी नहीं हुए। ठीक है, एंड वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड परचेसिंग पावर पैरिटी में वी आर 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एंड एक्चुअल कैलकुलेशन शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी। नाउ अब अगर आप दुनिया की सबसे तेज़ ग्रोथ करने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, तो आप हो किस आधार पे? उन एंटरप्रेन्योर्स के आधार पे ना। वो एंटरप्रेन्योर कौन है? जैन समाज के लोग, मारवाड़ी समाज के लोग, गुजराती समाज, मतलब फैमिली बेस्ड एंटरप्राइजेस चल रही हैं। यहाँ पे लोग 1-1 करोड़ की कचौरी बेच रहे हैं साल महीने भर में। 12 करोड़ रुपए साल की कचौरियाँ बिक रही हैं, ठीक। और ऐसा हर शहर में एक व्यक्ति है। मैं दूध वाले जानता हूँ इंदौर में, जो 30 लाख 50 लाख रुपए महीने का सिर्फ दूध बेचते हैं। ठीक है, जैसे लक्ष्मी नारायण दूध वाले। अब पॉइंट ये है कि ये ही सही वे है एंटरप्रेन्योरशिप का, विच इज़ कॉल्ड इंडियन वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इंडियन वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में हम ये थॉट मैंने लिखा है इंडियन वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बट प्रैक्टिस तो ज़माने से हो रही है, सदियों से हो रही है। तो वो है क्या प्रैक्टिस, उसकी बात समझें। सबसे पहले तो हमारा जो इंडियन एंटरप्रेन्योर है, he beautifully understands that business is a long term game. It is an infinite game. So there is no competition kind of problem thing in the business. It is because competition में कोई एक गेम हो जिसमें set rules हों, जैसे वॉरेन साइमन सिनेक बोलता है that in a finite game you have set rules, you have defined opponent, and you have a goal to achieve, getting a clear cut goal to achieve, and you have a timeline when it is going to end, getting। business में इनमें से कुछ भी नहीं है। business में there is no defined opponent, there are no set rules, there is no timeline ना, and there is no clear cut goal to achieve, getting। so business is an infinite game। Indians हमेशा से ये बोलते हैं कि business is a multi generational game, getting। तो हम हमेशा से क्या बोलते हैं, आप अपनी फैमिली बेस्ड बिजनेसेस, दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं आज भी, वो सब फैमिली मैनेज बिजनेसेस हैं, इंक्लूडिंग सैम वॉल्टन की कंपनी या कुछ। क्यों है? क्योंकि एक लाइफ कम होती है बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए, और दूसरा जब जनरेशन आया तब उसको पूरा का पूरा सेट मिल गया बनाया, तो उसने कंटिन्यू किया। तीसरी फिर उसको मिला, चौथी फिर उसको मिला। सो बिजनेस शुड बी फैमिली ओरिएंटेड। इंडियन वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देन इंडियन वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में हम हमेशा बोलते हैं हम सवाया रिस्क लेते हैं। वी टेक रिस्क, बट वी टेक वेरी कैलकुलेटेड रिस्क, गेटिंग। वी आर नॉट रिस्क है तो इश्क है काइंड ऑफ गाय। अगेन फिर वही बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है धीरू भाई अंबानी रिस्क नहीं लेते या मुकेश अंबानी रिस्क नहीं, बट वो क्या नाम था, मेहता, वो हर्षद मेहता जैसी रिस्क नहीं लेते वो, गेटिंग, कि वो बर्बाद होने वाली रिस्क ले। रिस्क तो सब लेना, मतलब एंटरप्रेन्योर्स को रिस्क लेना चाहिए। दैट इज़ द गेम। राजा और एंटरप्रेन्योर पहले किंगडम्स होते थे ना, अब कॉरपोरेट किंगडम होते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो पहले लोग पॉलिटिकल बाउंड्रीज सेट करते थे। अब हम आपको यूनिवर्सल गेम प्ले करना, तो यू डेवलप एज a multinational company as a kingdom of your corporate kingdom you develop, I think it happens multi-generational game। Then the third thing is that हमारे entrepreneurs को जुगाड़ और resourcefulness, they have to learn like anything। आप हिंदुस्तानी और इजराइलीज दो ऐसे लोग हैं जो जुगाड़ू प्रवृत्ति के लोग हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नोन, एंड दे आर द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द ग्लोब, मीनिंग
बिल्कुल सर। अनफॉर्चुनेटली इसराइलीज जो हैं बेचारे बहुत कम है नंबर में, है ना, दे आर 90 लाख इन द वर्ल्ड, तो वो सब मिलके भी इंडिया के बराबर का नहीं कर पा रहे हैं, बट दे आर ब्रिलियंट. एंड व्हाई दिस गाइज आर जुगाड़ू? बिकॉज दे हैड वेरी लेस रिसोर्सेज. इंडिया हैड वेरी लेस रिसोर्सेज. हमेशा एंटरप्रेन्योर को कम रिसोर्सेज में ज़्यादा बड़ा काम करना पड़ता है, तो ही हैज़ टू बी वेरी रिसोर्सफुल, and that is called jugaad. Okay. So this is the third element of Indian way of entrepreneurship. Fourth way of Indian way of entrepreneurship, that it is based on your pure potentiality. If it is first generational, it is always based on pure potentiality, or your PIP or your CZD. Getting? So you have got to understand, आप market opportunity पे business खड़ा नहीं करते, आप प्योर पोटेंशियलिटी पे बिजनेस खड़ा करते हैं और फिर उसमें मार्केट अपॉर्चुनिटी उस डायरेक्शन में ढूंढना शुरू करते हैं. दैट इज द थिंग. देन देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इंडियन वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेस्टर्न वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, is that we work on profit optimization, we do not work on profit maximization. Okay. अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे करोगे तो आपको हर डील में विन करके आना पड़ेगा, एंड यू विल बी वेरी रूथलेस व्हेन इट इज हैपनिंग. यू विल ऑलवेज बी विन लूज मोड, यू विल नेवर कम इनटू विन विन मोड अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. बिकॉज मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मैं आपके टेबल पे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, नॉट इवन अ सिंगल पेनी. तो जब मैं किसी वेंडर से डील कर रहा हूँ तो मैं उसको निचोड़ने की कोशिश करूँगा. जब मैं मेरे गवर्नमेंट के साथ में डील कर रहा हूँ तो मैं कम से कम टैक्स देने की कोशिश करूँगा. जब मैं अपने एम्प्लॉय से डील कर रहा हूँ तो उसको कम से कम सैलरी, कम से कम बेनिफिट्स देने की कोशिश करूँगा. जब मैं अपने इन्वेस्टर से डील कर रहा हूँ तो मैं उसको कम से कम इक्विटी या कम से कम प्रॉफिट देने की कोशिश करूँगा. तो मैं प्ले करूँगा अपनी बुक से. ये सब कहाँ ले जाएगा? ये सब चीटिंग पे ले जाएगा मुझे एक लेवल पे. आई विल बिकम अ चीटर फंडामेंटली. आप नारायण मूर्ति की अप्रोच देखिए, आप रतन टाटा की अप्रोच देखिए, इन्होंने किसी को क्यों चीट नहीं किया? बिकॉज दे हैड अ वेरी क्लियर सेंस दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट नीडेड. भाई मैं कितना भी कमा लूँगा, जितना कमा चुका हूँ वो मेरी ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है. तो मुझे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है. इम्पैक्ट कौन क्रिएट करेगा? मेरी टीम, मेरे वेंडर्स, मेरी गवर्नमेंट, सब लोग, ये सब पूरे समाज मेरी मदद करेगा. द एंटायर सोसाइटी विल हेल्प मी. तो आई विल बी एबल टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट. एंड दैट्स वाई, so the two difference between Indian way of entrepreneurship and Western way of entrepreneurship is that in Western way of entrepreneurship is market opportunity centric. We are pure potentiality centric. Then these Western guys work on profit maximization. We work on profit optimization. Okay. And once you understand these two things, the best thing is going to happen, that balance will start coming in your life. ये जो entrepreneurs के मामले में बोलते हैं कि entrepreneurs should work 20 hours a day, 18 hours a day. Did you notice that Ratan Tata never said so? JRD never said so. एक्सट्रीम लेवल पे जो नारायण मूर्ति हैं वो भी बोलते हैं, तो वो बोलते हैं 11 घंटे काम करना पर्याप्त है. गेटिंग? उस पर भी उनका क्रिटिसिज्म हो जाता है. गेटिंग? तो पॉइंट ये है कि फिर ये 18 घंटे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, इनकी टीम में सब कर रहे हैं, और इस वजह से चैलेंज नहीं आ रहा है. ठीक है. नारायण मूर्ति खुद करते थे, हाँ करते थे, पर वो काम की वजह से नहीं काम कर रहे थे. ही वाज इन लव विथ हिज वर्क. तो जिस व्यक्ति के साथ में, जिस काम में आप प्रेम करते हो, वो आपकी एनर्जी खाता नहीं, वो आपको एनर्जी देता है. गेटिंग? तो फिर वहाँ थकान नहीं होती, तो फिर बॉडी को ज़रूरत नहीं है कि आप जल्दी सो. तो जब वो व्यक्ति जागेगा तो वो उसके तप में चला जाता है. तो नारायण मूर्ति के लिए अगर 15 घंटे या 20 घंटे काम करना एक तप है, तो वो उनके लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं हो सकता. जो एंटरप्रेन्योर्स की एक दुख है कि साहब उनको अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिलते. एक तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से उनको अच्छी सैलरी नहीं दे रहे हो, अच्छे बेनिफिट नहीं दे रहे हो, अच्छे रिसोर्स नहीं दे रहे हो, वो प्रॉब्लम है. और दूसरा, आप ये सोच क्यों रहे हो कि ही विल बी इन द लव विद द सेम इंटेंसिटी एज यू आर. He won't be that empathetic. He is your employee. नहीं, ही शुड नॉट बी. आइडियली आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है.
वो व्यक्ति उसके 12 घंटे के 10 घंटे 8 घंटे जितने का आप पैसा दे रहे हो उतने घंटे काम करता है, उतने घंटे ईमानदारी से कर ले, एंड देन ही शुड बी एबल टू एंजॉय हिज लाइफ। वो एक बैलेंस लाइफ जीना चाहता है। दैट इज ऑल। बिकॉज अगर कंपनी ग्रो करेगी और आपकी कंपनी का 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का वैल्यूएशन हो जाता है, तो आप उसको कितना दोगे? भाई आप 100% इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपको 1000 करोड़ मिल रहे हैं, उसके पास तो 1% इक्विटी है, ये है ही नहीं। चल तो फिर आप उसके साथ में इनजस्टिस कर रहे हो। आई ऑलवेज बिलीव दैट पीपल शुड नॉट वर्क मोर देन 10 आवर्स। और इंडियन वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में हम वी स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर इज नो नीड ऑफ वर्किंग मोर देन 10 आवर्स। सर हमने जनरेशनल वेल्थ की बात करी, हमने जनरेशन्स की बात करी, अच्छे से अच्छे बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में। लेकिन सर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंडियन वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैसे सिखाता है, समझाता है, या फिर उनको बताता है कि ये फ्रेमवर्क आप फॉलो करो? देयर इज वन वेरी सिंपल स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क इज देयर। वी ऑलवेज से फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड योर प्योर पोटेंशियलिटी or cosmic zone. Then second step, identify your service that you want. Identify your industry first of all. We always say industry analysis करो कि किस इंडस्ट्री में जाओगे। अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छा काम करते हो तो आपको किस इंडस्ट्री में जाना है, उस इंडस्ट्री पे नॉलेज लो। देन आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व इन द इंडस्ट्री। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम, जब आप उस इंडस्ट्री को पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, सामने अब आपको मालूम पड़ता है कि देयर इज़ वन प्रॉब्लम दैट इज़ देयर विच आई कैन सॉल्व विद माई रिसोर्सेज दैट आई हैव इन माई हैंड, एंड आई कैन लर्न थिंग्स इन द प्रोसेस, सो आई कैन गो डीप गेटिंग और डीपर। सो थर्ड थिंग इज वंस यू हैव आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, तो आप उसके कस्टमर, जो टारगेटेड ऑडियंस है जो उस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, उनके बीच में जाओ एंड स्टार्ट टॉकिंग टू देम एंड अंडरस्टैंड। 100-200 लोगों से ऐसे बात कीजिए कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसको सुनिए, समझिए, एंड देन डिफाइन अ सर्विस मॉडल। यहाँ से आपका बिजनेस शुरू होता है। यहाँ तक तो आपने मार्केट को समझा। अब आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, या शुरू की 3 प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, जिनमें से आपको एक चुनना है जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देन डिफाइन अ सर्विस। अब यहाँ से 7 स्टेप फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप है कि convert your potential into a service which you can give to the market and charge against it. Okay. Getting? So that is step 1. हमेशा सर्विसेज 2 टाइप के कस्टमर होते हैं मार्केट में, उनको ध्यान में रख के बनाई जाती है, बट पहले उनको स्टडी करना बताता हूँ मैं। एक होते हैं क्वालिटी कॉन्शियस, एक होते हैं प्राइस कॉन्शियस। सर्विसेज हमेशा क्वालिटी कॉन्शियस लोगों के लिए बनाई जाती है, प्राइस कॉन्शियस लोगों को सर्व करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सर्विस में आपका बहुत कुछ डिपेंडेंसी आपके खुद के टाइम पे है, गेटिंग, और आपका टाइम बहुत फिनिट है, बहुत कम है। तो आपको ज़्यादा पैसा जिस चीज़ में मिले उसकी सर्विस डेवलप करके और उन कस्टमर्स के लिए सर्विस डेवलप करना चाहिए। प्रीमियम क्वालिटी देने की कोशिश करो, दैट इज़ फंडामेंटल थिंग। देन कम्स, जब आपका बिजनेस थोड़ा सा सेंसिबल हो जाए, 2-4-5 लोगों की टीम हो जाए और 25-50 लाख का टर्नओवर करने लग जाओ आप, तो प्रोडक्टाइजेशन ऑफ सर्विसेज कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए देयर इज अ पर्सन हु इज़ अ वेरी गुड मसाज थेरेपिस्ट, गेटिंग, और हु इज़ अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है, तो वो मेकअप की सर्विसेज शुरू करेगा, देन ही विल गेट इनटू दैट मेकअप जोन। ठीक है, और वो मेकअप पे काम करते करते अच्छे प्रीमियम लोगों को सर्व करने की आदत डेवलप करेगा। प्रीमियम लोगों को सर्व करने से एक तो पैसे का फ़ायदा होता है, दूसरा आपको क्वालिटी समझ में आ जाती है कि क्वालिटी कॉन्शियसनेस क्या होती है। कस्टमर ही आपको ट्रेंड कर देता है। देन यू हैव अंडरस्टूड द मार्केट। फिर आपको ये समझना है कि अब आपकी शुरू की जो 3-4 लोगों की टीम है और आपका बिजनेस खड़ा हो गया है, अब यहाँ से आप उसको प्रोडक्टाइजेशन में कन्वर्ट करिए। जैसे प्रोडक्टाइजेशन क्या हो सकता है, मेरे पास में एक मसाज का काउच है, या मेरे पास में वो मैनिक्योर पेडिक्योर करने वाली मशीन्स हैं, या मैंने फ़िश बॉल ला के रख दिया और फिशेस आपका पेडिक्योर कर रही। आपसे मैं पैसा तो चार्ज कर रहा हूँ उस काम के लिए, पर वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ। देयर इज अ प्रोडक्ट विच इज़ वर्किंग ऑन दैट, गॉट इट, गेटिंग। और मैंने एक पैकेज बना दिया है कि आप मेरे यहाँ आते हैं और आप बोलते हैं सर मेरे को हेयर कट भी करवाना है, शेव भी करवाना है, बॉडी मसाज भी करवानी है, हेड मसाज भी करवाना है, फेशियल भी करवाना है। अब आप इसमें से 2 ही आइटम लेते हैं तो मुझे 2 का पैसा देंगे, बट मैंने एक पैकेज बना दिया।
मुझे पता है कि भाई आप आएंगे तो आपको अगर मैं पैकेज ऑफर करूँगा तो विल हैव दिस कि सीमांत के पास में 1500 रुपये पे करने की कैपेसिटी है और मैं उसको ये 3 चीज़ें एक साथ दूंगा। ताल से सर आप आए हो तो हेयर कट शेव तो करवा ही रहे हो, ऐसा करता हूँ मीनवाइल आई गिव यू द बॉडी मसाज ऑल्सो, और मैं मशीन लगा दी उस पर। गेटिंग? तो मैंने पैकेज करके और मेरी एक टीम के लो प्रोफाइल आदमी से हाई प्रोफाइल काम करवाया आपका, और आप जहाँ मुझसे 300 रुपये दे के जाते हैं वहाँ मुझे आप 1500 रुपया दे के जा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टाइजेशन ऑफ सर्विसेज। इट गिव्स 5 times more money than the product than the services. Okay. Always. Then comes, and प्रोडक्टाइजेशन ऑफ सर्विसेज भी प्रीमियम लोगों के लिए ही टारगेट करनी चाहिए, मेरा मानना है ना। देन कम्स प्रोडक्ट्स। थर्ड स्टेज इज प्रोडक्ट। अब आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिए जो विच यू कैन सेल इनटू अ मार्केट इन अ बिग वे। जैसे अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइप की सर्विस पैटर्न बना लेता हूँ मेरे यहाँ पे, तो हो सकता है मुझे कुछ जेल्स की ज़रूरत हो, मुझे कुछ फेस क्रीम की ज़रूरत हो, मुझे कुछ जैसे मड बाथ वगैरह होते हैं, तो मैंने एक पैकेज बना दिया, मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया जिसमें मैंने मान लीजिए एक जैसे VLCC वगैरह वालों ने लॉन्च किए थे, फेट लॉस जेल लॉन्च किए है ना, मास्क लॉन्च किए, वैसे आप लॉन्च कर दीजिए। वंस यू मेड दैट प्रोडक्ट, धीरे 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 प्राइस पॉइंट को मासेस में ले जाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज मनी लाइज इन दी मासेस। ठीक है, बड़ा पैसा आपको 100 करोड़ की कंपनी बनानी है तो आप सर्विसेज से बनाने में ज़्यादा टाइम लेंगे, प्रोडक्ट से बनाने में कम टाइम। इट इज़ एज गुड एज दैट। एंड चूँकि आपकी एक प्रीमियम ब्रांड इमेज पिछले 3 साल में क्रिएट हो गई है, तो आपको प्रोडक्ट उतारना मार्केट में आसान पड़ेगा। तो जब VLCC एक सीरम लॉन्च करेगा तो उसको आसान पड़ता है। देन VLCC ने एक प्रोडक्ट बनाया, उसका खुद का फ्रेंचाइजिंग फॉर्मेट है ना, या हबीब्स ने एक प्रोडक्ट बनाया, उसका खुद का एक फ्रेंचाइजिंग फॉर्मेट, वो आपको बोलता है कि हबीब के आप या VLCC के आप मल्टीपल फ्रेंचाइजीज ले सकते हो। तो उसने उसकी पूरी ट्रेनिंग, उसकी प्रोसेस, उसको सबको उसने उस बिजनेस मॉडल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हबीब तो मुंबई में काम कर रहा है बिल्कुल, बट वो इंदौर में आके अगर यहाँ के 100, 200, 500 प्रीमियम में 1000 लोगों को सर्व करना चाहे तो यहाँ एक फ्रेंचाइजी दे दी और उसको सब सिखा दिया, एंड दिस फ्रेंचाइजी इज गिविंग 20% ऑफ इट्स रेवेन्यू टू दी headquarters. So that is third level. Then comes the fourth level. Fourth level is integration of the business. Sorry, innovation of the innovation things. Okay. Because अभी मैं ये बोल रहा हूँ आप सिर्फ प्रोडक्ट बनाओ जो मार्केट में चल रहा है, थर्ड स्टेज तक। फोर्थ स्टेज में आपको उस प्रोडक्ट में नई इनोवेशंस वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5 करते चले जाना है। जब आपका ये आता है तो आप मार्केट में यू बिकम अ मार्केट लीडर। आप मार्केट को इम्पैक्ट करने लगते हो, बड़ा इम्पैक्ट आने लगता है मार्केट में। ठीक है, उस पर्टिकुलर टेरिटरी में जहां आप प्ले कर रहे हैं। जैसे हबीब ने यदि मान लीजिए अच्छा प्ले करा और उसको महाराष्ट्र में ही वो फोकस है, या VLCC से महाराष्ट्र में ही अभी फोकस है और महाराष्ट्र में उसके जेल्स चल गए या उसके सीरम्स चल गए, दैन उसने और इनोवेशंस ऐड करी और नई प्रोडक्ट लाइन बनाई और बेहतर करा, तो इट बिकम्स अ नेशनल लेवल ब्रांड बिकॉज ऑफ दैट इनोवेशन। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन स्टार्ट्स हैपनिंग। फिर उसके बाद में आता है इंटीग्रेशन ऑफ द एंटायर चेन, कि आपके इंदौर वाले सेंटर में जो सीरम यूज हो रहा है वो वही हो जो हमने बनाया है हमारी फैक्ट्री में बैठ के। तो सर्विसेज में प्रोडक्टाइज सर्विसेज भी इंटीग्रेट हुई, प्रोडक्ट भी इंटीग्रेट हुआ और इनोवेशन भी इंटीग्रेट हुई। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। वंस यू हैव स्टार्टेड डूइंग दिस इंटीग्रेशन, कि आपने एक कार बेची तो कार का सर्विस सेंटर भी है साथ, गेटिंग? तो आप टायर पे भी पैसा कमा रहे हैं, सर्विस दे के भी पैसा कमा रहे हैं और कार बेच के भी पैसा कमा रहे हैं, गेटिंग? एंड देन इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं। तो सब कुछ आपने एक ही पैकेज में लिया है। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इकोसिस्टम प्ले, जैसे एप्पल ने कर रखा है। एप्पल हैज़ बिकम वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंपनी। क्यों? क्योंकि वो आप एक बार एप्पल का प्रोडक्ट खरीदो, आप उसके इकोसिस्टम से बाहर नहीं जा सकते, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। आपने एप्पल का मोबाइल लिया है तो आप एप्पल का ही लैपटॉप लो। जब एप्पल का मोबाइल है, एप्पल का लैपटॉप है, तो एप्पल के हेडसेट्स हैं, एप्पल के सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्पल का ही फील है, गेटिंग? और अगर आपने पहले से अपनी ब्रांड वैल्यू प्रीमियम वाली कर रखी है तो दैन यू आर गोइंग टू हैव एन इमेज वैल्यूएशन ऑल्सो ना। तो एक सस्ता प्रोडक्ट भी आप बहुत ज़्यादा
महंगा बेच पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट प्रीमियम थिंग दैट एप्पल क्रिएटेड फॉर यू. So this is integration stage. Then comes collaborations. Once you have become a national player or a big player or a 100 crore rupees company in turnover, तब फिर आपको कोलेब्रेशंस खुद ब खुद मार्केट से ऑफर होने लगेंगे. आपको खुद आइडेंटिफाई करना चाहिए. बीच में भी आप कोलेब्रेशन कर सकते हैं, बट इस स्टेज के बाद तो कोलेब्रेशन इज़ द नेचुरल प्रोसेस. तो आप दुनिया भर में कोलेबरेट करते हैं कि भाई हम क्यों करके सारे सीरम्स की इनोवेशन करें. हम एक कंपनी है जो इसको हम बोलते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हमारे लिए डिज़ाइन करो, तो वो कॉस्मेटिक के दुनिया के मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करती है, बट हम हमारे सेटअप में बेच रहे हैं उसको. गेटिंग? सो दैट हेल्प्स अ लॉट. देन कम्स कोलेब्रेशन के बाद में आपका या आपकी कोई फ्रेंचाइजी है, उसको व्यक्ति को फ्रेंचाइजी लेनी है और आपने आपने 10 लाख रुपए फ्रेंचाइजी कॉस्ट ले रखी है या और सेटअप का कॉस्ट उसको सब मिला के 50 लाख आता है, तो आप बैंक से कोलेबरेट कर लेंगे. कोई भी हबीब की या VLCC की फ्रेंचाइजी लेता है तो उसको HDFC फाइनेंस कर देता है. इट बिकम्स ईजी फॉर देम टू टेक दिस काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी. देन कम्स द नेक्स्ट लेवल एंड दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन, लास्ट स्टेज. Okay. तो बाय डिफॉल्ट इट हैपन्स. इन इंडियन वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इट हैपन्स नेचुरली. कभी आप यहाँ से निकलेगा और या क्लॉथ मार्केट जाएगा तो एक पोरवाल ड्रेसेस है, तो वो पूरी बिल्डिंग का खरीद रखी है लाइन से. ठीक है, पाकिज़ा है. अब ऐसा थोड़ी ना पाकिज़ा सिर्फ आपको कुछ चीज़ें ही बेचा. पाकिज़ा की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है ना, और वो उसके खुद के मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बेच सकता. वो बात अलग है कि वो परिवार उस चीज़ उस लेगेसी को कंटिन्यू नहीं कर सका. नहीं तो क्या होता है नेचुरली, पाकिज़ा की खुद की ब्रांड होती, अभी वो ज़ारा जैसी होना चाहिए थी ग्लोबली, बट उनको वो फ्रेम नहीं पता है. Okay. तो वो काम नहीं कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाट इंडियन वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन नटशेल. सर इट्स वेरी एनलाइटनिंग. मतलब मेरे को एब्जॉर्ब करने में मुझे टाइम लगेगा, इट इज़ बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मतलब सर मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियर आउट हुई. इट्स अ मास्टर क्लास बेसिकली सर. इट्स अ मास्टर क्लास ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है और सर मतलब काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी 100%. सर हेल्प के चलते सर आपने आपके फ्रेमवर्क शेयर करे सर, स्पिरिचुअल सूत्रास ऑफ सक्सेस. इसमें सर आपने धर्मा ड्रिवन बिजनेस की बात करी है, तो दिस इज़ व्हाट. तो इसमें सर हम और क्या हम वैल्यूएबल ले सकते हैं? फिर आपको ऐसा क्या लगता है कि इससे जो भी व्यक्ति पढ़े एक लर्निंग, जो आपकी फेवरेट लर्निंग क्या है सर इस बुक में? ये जो बुक है ये बिजनेस के पहले की बुक है. ओके. ये बुक है एक व्यक्ति को अपने आप को डेवलप कैसे करना है उसमें. गॉट इट. तो जैसे फर्स्ट चैप्टर है, हम बोलते हैं लॉ ऑफ 1/3. अब लॉ ऑफ 1/3 क्या है कि हम ये बोलते हैं कि टैक्स देने के बाद और दान देने के बाद जो पैसा बचता है उसको आप 3 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए. ओके. कहीं पे भी कोई व्यक्ति जो जॉब कर रहा है वो भी. मैं जब कुरियर बॉय था तब से ये प्रैक्टिस कर रहा था. आई रियली डोंट नो दैट यू आर कुरियर बॉय. हाँ. आई स्टार्टेड माई लाइफ एज ए कुरियर बॉय. तब कुरियर बॉय बोलते थे, फिर अभी तो डिलीवरी बॉय बोलते हैं. तो मैं इस एरिया में आपके जो है पूरा एरिया यहाँ पे डाक बांटने आता था. यहाँ इंदिरा एक्सपोर्ट है सामने. ओके. तो वहाँ पे उनकी पोस्ट लेके आता था. तो तब से मेरी पहली सर्विस से आई प्रैक्टिस दिस थिंग लॉ ऑफ 1/3. ओके. और जब 5 साल बीच में छोड़ा वो सारी बर्बादी के साल रहे. जब तक मैंने इसको प्रैक्टिस किया वो अच्छे थे और वापस आई हैव स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. तो लॉ ऑफ 1/3 ये बोलता है कि जो कमा रहे हैं उसमें से टैक्स यदि जाता है तो नहीं जाता है तो कोई बात नहीं. टैक्स और दान के बाद जितना पैसा बचता है उसको 3 हिस्से में डिवाइड कीजिए. ओके. 3 हिस्से में डिवाइड करने के बाद पहला हिस्सा जो है वो आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का जाना चाहिए. फर्स्ट पार्ट इज दैट. सेकेंड पार्ट जो है वो आना चाहिए. सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आपके बिजनेस में नहीं डालना है आपको ये पैसा, या आपके प्रोफेशन में नहीं डालना है. आपको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करनी है, लैंड में करिए, गोल्ड में करिए, है ना, SIP लगा लीजिए, कुछ भी कीजिए, बट ये आपका पैसिव इनकम बिल्डर है. ओके. फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट आपका लेवरेज इनकम बिल्डर होता है. जैसे मैं जब छोटा हूँ या आप जब छोटे हैं तब आप उसको अपनी एजुकेशन में लगाइए. तो मैंने शुरू के 5-7 साल 10 साल पैसा मेरी एजुकेशन में लगाया एंड आई लर्न अ लॉट. वो जितना आता था री इन्वेस्ट करके नया सीखने की कोशिश करता था. ओके. सो दैट इज़ द 1/3 पार्ट.
अब मान लीजिए अब आप आज मेरे साथ में ये है कि मैं मेरी एजुकेशन से मैं भी लगा दूँ तो भी पैसा बच जाता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको बिज़नेस में लगाऊंगा। तो ये पैसा आपके बिजनेस और प्रोफेशन का पैसा है, उसमें वापस ग्रोथ में डालिए। सो दैट इज़ 1/3 इधर गया, 1/3 इधर गया, मतलब 30%। अगर आप 10% दान करते हैं टैक्स देने के बाद, तो 30% इधर गया, 30% इधर गया, और बाकी का जो 30% बचा है उसमें आप अपने जीवन में उसको कंज्यूम में करिए। उसकी कोई सेविंग नहीं करनी है, उसका कोई फ्यूचर प्लान नहीं करना, वो पूरा ख़त्म ही करना है पैसा, ठीक है। शुरुआत में ये बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में मेरी पहली जॉब थी 1,000 रुपये महीने की, तो पूरा 1 महीने का भी पैसा नहीं मिला था, कुछ 780 समथिंग का कोई अमाउंट मिला था मुझे। तो वो 780 रुपया ले जाके मैंने मम्मी को दिया, और उसके फिर उसमें से डोनेट करने के बाद में कुछ 700 रुपये बचे, 700 या 690 समथिंग कुछ, तो उसके हिस्से करें, और उस 300-350 रुपये या 200-250 रुपये मेरे हाथ में बचे, तो वो बहुत कम थे मेरे लिए। महीना भर भी नहीं निकाल पाता था मैं उतने पैसे में। तो फिर वो शुरुआत में तकलीफ़ देता है, बट दूसरे महीने, तीसरे महीने, छठे महीने, साल, 1 साल बाद वो पैसा बढ़ने लगता है। बिकॉज मैं कुरियर बॉय तो सिर्फ 3 महीने ही रहा, उसके बाद में मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो जहाँ मुझे 1,000 रुपये मिलता था, मैं 3,000 रुपये महीना कमाने लगा। तो 3,000 रुपये में मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि आई वाज लर्निंग रेगुलरली एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू डू थिंग्स। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ 1/3। अब ग्रेजुअली ये पैसा आपका इतना बढ़ जाएगा, बिकॉज आपकी पैसिव इनकम आपको पैसा देने लगेगी। अगर आप उससे, मान लीजिए आपने ब्याज पे पैसा चलाया, या आपने गोल्ड में ख़रीदा, या गोल्ड का ट्रेड करते हैं, मैं गोल्ड का ट्रेड करता था काफ़ी टाइम तक, तो खरीदता बेचता था, तो उसमें से जो आता था उसमें से 50% अगर प्रॉफिट आया, मान लीजिए 1 लाख का गोल्ड खरीदा और उसको मैंने 1,05,000 या 1,03,000 पे बेच दिया, तो मेरे पास में 3,000 प्रॉफिट बचा। 3,000 प्रॉफिट में से 1,500 वापस डाल देता था उस 1 लाख के साथ। ओके। तो वो 1,01,500 हो गया, और 1,500 रुपया में अपने डिस्पोजेबल इनकम में ले आता था, जो नेक्स्ट 1/3 पार्ट था। देन दैट वे आई ग्रू, ठीक है। एंड कभी कभी मैं ये करता था कि मेरा वो जो पैसा है वो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो मैं अपने लर्निंग्स में डालता था, या मैं 3 में डिवाइड कर देता था, आगे 2 में। तो दैट वे आई केप्ट ग्रोइंग। ओके। लर्निंग एंड लॉ ऑफ 1/3 आप हमेशा लगा सकते हो। जैसे आपको 3,000 एक्स्ट्रा मिला, तो 1,000 आप वापस इधर डालिए, 1,000 इधर डालिए, और 1,000 इधर डालिए। 5-6 साल की प्रैक्टिस में यू स्टार्ट अर्निंग सो मच दैट यू कैन नेवर स्पेंड कंप्लीट मनी। क्या बात है, पूरी ज़िंदगी में पैसा हमेशा सरप्लस में रहता है। फिर ये सर प्रैक्टिस तो मैं आज से स्टार्ट करूँगा हमेशा। ये रिच बनने का शॉर्टकट है। ये सर, ये हैबिट फॉर्मिंग स्ट्रैटेजी आपने बता दी सर। रिच बनने का शॉर्टकट है। दूसरा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बुक तो मैंने स्टेप बाय स्टेप 21 स्टेप्स बिजनेस बनने के। अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है और उसको नहीं समझ आ रहा है कि एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है, तो ये 21 स्टेप फॉलो करिए एंड यू विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। There is one very important thing in this. This is a novel, basically. Okay. So in this novel, there is a guy. His name is Siddhant. He's the hero of the story. Then he has one day he has some argument with his mother, और वो गुस्सा होके कहीं चला जाता है। तो जहाँ जाके बैठता है वो बेसिकली एक शमशान होता है। अच्छा। तो उस शमशान में उसके दिमाग में कुछ प्रश्न चल रहे होते हैं, और उसके आंसर्स ढूंढ रहा होता है वो, तो उसको आंसर्स मिलना शुरू होते हैं। देन ही रियलाइजेस कि ये आंसर्स उसके नहीं है, तो वो फिर पता करने की कोशिश करता है कि आंसर किसके हैं, तो वो पूछता है और सब। देन ही अंडरस्टैंड्स कि वहाँ पे एक सिद्ध मौजूद है जो अशरीरी अवस्था में मौजूद है, ठीक है, पर वो उसको दिख रहा है, ठीक है। एंड वो जो सिद्ध है वो सारे आंसर्स उसको दे रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ 1/3 इज़ द फर्स्ट आंसर दैट वाज गिवन टू हिम। फिर उसके बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है विच वी कॉल सप्त शक्ति। अगर आपको इफेक्टिव बनना है तो आपको ये एक फंडामेंटल प्रैक्टिस आज से शुरू कर देनी चाहिए और जीवन भर करनी चाहिए कि देयर आर 7 शक्तियाँ जो आप, यदि आपके जीवन में वो कंटिन्यूस आप डेली प्रैक्टिस करें तो वो बढ़ती चली जाएंगी, और जैसे जैसे वो बढ़ेंगी आपका सामर्थ्य बढ़ेगा, और सामर्थ्य बढ़ेगा तो आपका प्रभाव उत्पादकता जो है, इफेक्टिवनेस, वो बहुत बढ़ जाती है। तो पहली शक्ति जो सप्त शक्ति में हम बताते हैं वो है, पहली शक्ति आत्मबल।
है ना। आप इनको सप्तबल भी बोल सकते हैं या आत्मशक्ति। अब आत्मबल मतलब आपका खुद पे बिलीफ, वो कैसे आता है? जब आप अपने आप को ज़्यादा जानते हैं। तो आत्मबल के लिए रोज़ ईमानदारी से, है ना, एक प्रैक्टिस करना शुरू करें। एंड दैट इज़ वेरी सिंपल, मेडिटेशन है, वो मेरे कोर्स में है, ओके विच वी कॉल चित्त शक्ति ध्यान। ओके तो आत्मबल पे एक सबसे पहले कुछ नहीं समझ आए तो किसी इष्ट को बना लीजिए, है ना। जैसे आपने हनुमान जी की पूजा करना शुरू करी, शिव जी की पूजा करना शुरू करिए, वो करिए, मेडिटेशन करिए। आप तो मेरे ख्याल से ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं, जी सर। तो ध्यान करना शुरू करिए, है ना। इससे क्या होता है, यू बिकम मोर सेल्फ अवेयर। व्हेन यू बिकम सो मच सेल्फ अवेयर तो आपका बल बहुत बढ़ जाता है, आत्मबल बहुत बढ़ता है। इसीलिए मेडिटेशन की इतनी महिमा है। देन सेकंड, जब आपका आत्मबल मजबूत है तो दूसरी शक्ति आपके ऊपर काम करना शुरू करती है, और वो है आपकी शरीर का बल, जिसको शारीरिक बल बोलते हैं, ठीक है, फिजिकल। आपको रोज़ ईमानदारी से 45 मिनट्स टू 1.5 आवर अपने फिजिक को देना ही चाहिए, नो मैटर वॉट योर एज इज़, आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ योर एज, ठीक है। आपको जब तक सर्वाइव कर रहे हैं तब तक आपको ईमानदारी से 1.5 घंटा 1 घंटा शरीर को देना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, कुछ योगा करें, प्राणायाम सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर के बारे में, दैट यू वर अ वुशु मार्शल आर्टिस्ट। हाँ, आपने सर रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे भी, इंडिया को, इंडिया लेवल पे भी। तो शारीरिक बल से मुझे याद आया कि एक फन फैक्ट मैं शेयर कर दूं सबके साथ में। हाँ, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट टाइम आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद ब्रूस ली ओके एंड जैकी चैन। तो मुझे ऐसा लगता था कि वी शुड बिकम इंडियाज ब्रूस ली। एंड ऑलमोस्ट वेट कैटेगरी तो सेम थी, हाइट में से 1-2 इंच ऊंचा है वो, बट वेट कैटेगरी की तो आ गई थी। तो मैं जिस हाइट पे अभी हूँ, ये मेरा 72 का वेट है, ओके ठीक है। मैं 48 में लड़ता था, ओके ठीक है। तो आई वाज लाइक, मेरा जो फैट परसेंटेज था वो 7, 8, 9, 5 ऐसा जाता वेरी था, लीन। एक्सट्रीमली, मतलब इतना लीन कि मेरी मम्मी को तो मैं अगली दिखता था, वो बोली सबसे बदसूरत बच्चा है मेरा ये, बिकॉज उनको गोल मोल बच्चे पसंद है शुरू से। सो That comes under शारीरिक। सो सब आपको शारीरिक बल पे रोज काम करना चाहिए, बिकॉज शरीर इज़ दी ओनली थिंग दैट यू आर इन ना। अगर आपकी बॉडी चली जाएगी तो आप भी चले जाएंगे। पहला सुख निरोगी काया। हाँ, तो बॉडी पे बड़ा ध्यान दें। जब ये दो, आत्मबल और शारीरिक बल है ना, तो आपके अंदर और ताकत आती है और आप समाज से ज़्यादा डील कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ पे आप इफेक्टिवली काम करें, उसको हम बोलते हैं बुद्धि बल। बुद्धि बल में पूरा एक्सप्लेन्ड है उसमें कि उसको कैसे विकसित करते हैं। बट बुद्धि को सबसे सिंपल फॉर्मेट है विकसित करने का, कि आपको 2 तरह की चीज़ें समझनी पड़ेगी जीवन में। एक होती है प्रिंसिपल सेंट्रिक अप्रोच, एक होती है ट्रांजेक्शनल सेंट्रिक अप्रोच, जो मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले। तो प्रिंसिपल सेंट्रिक अप्रोच या इमोशन सेंट्रिक अप्रोच या डीप अप्रोचेस आपके धर्म प्राणित होनी चाहिए। बट बहुत सारे जीवन में ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, जिनमें आपको झूठ बोलना है, जिनमें आपको मक्कारी करनी है, जिनमें आपको दुष्टता करनी है। अगर आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है, जो आपका फर्स्ट फंडामेंटल है वो पॉजिटिव है, तो ये सब अलाउ है। ओके आप समझ रहे हैं? अगर कृष्ण ने ये सब किया है तो इंटेंशन पॉजिटिव थी, नहीं तो वो भी कंस हो जाते, है ना। तो दैट इज द डिफरेंस। तो ट्रांजेक्शनल डील्स जब करें तो डोंट लूज द डील ऑन द टेबल। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड। देन दिस सेकंड थिंग, बुद्धि को विकसित करने का, रोज़ अपने डेली गोल्स लिखें, 3 या 4 या 5, और उनको अचीव करने की कोशिश करें। और लॉन्ग टर्म गोल भी लिखें। अपना सबसे बढ़िया बुद्धि बल को विकसित करने का तरीका होता है कि आप ये प्लान करें कि आप 100th ईयर में अपनी लाइफ को कैसे अचीव करना चाहते हैं या कैसे जीना चाहते हैं। फिर उससे रिवर्स करते करते आइए कि 90th में क्या होगा, 80th में क्या होगा, है ना। एंड व्हाट काइंड ऑफ लग्जरी एंड एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, सब लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास। जब आप ये लिख लेते हैं तो आपको पता है कि आपने 70 साल में क्या करना है, 60 में क्या करना है, 50 में क्या करना है, 30 में क्या करना है, 32 में क्या करना है, या 28 में क्या करना है ना। आज आप आ गए 28 में, तो अब आप अपना डेली और वीकली प्लान बनाना शुरू करें। एक होता है प्रिंसिपल सेंट्रिक, वो लॉन्ग टर्म है। एक होता है एग्जीक्यूशन सेंट्रिक और इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रिक, वो आज का है।
तो रोज 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 आप उस इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे तो एक तो क्या है, आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा लाइफ का। जो बोलते हैं ना, कभी ये कर रहे थे कभी वो करने लग गए, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत साल रही, धीरे धीरे डेवलप हुआ ये सब कि ये बदलना नहीं है, तो बदलेगा नहीं, तो बुद्धि डेवलप हो जाती है। थर्ड थिंग इसमें बुद्धि बल के बाद में, और इससे क्या होता है, आपकी बुद्धि शार्प है तो आपके जीवन में बहुत, कोई पढ़ाई लिखाई यहाँ तक मैंने बात ही नहीं करी, सक्सेसफुल होने के लिए इतना भी पर्याप्त है। पर इसके नेक्स्ट लेवल है विद्या का बल। विद्या वो चीज़ होती है जो आपको, जैसे हम बोलते हैं ना, विद्या वो जो विनय दे, ठीक है। अच्छा। अब आपको विद्या ही गति देती है जीवन में। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्माप्नोति, धनात् धर्मस् ततः सुखम, ऐसा बोलते हैं अपन कि विद्या विनय देती है। अब विनय कब देती है, जब आपको पता है कि आई एम सो गुड एट दैट, गेटिंग, कि आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इवन इट विथ माई प्रेजेंस कि मैं कितना अच्छा हूँ इसमें, ठीक है। तो आपके अंदर एक कंफर्ट आ जाता है। जैसे जब तक मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं था तब तक मैं बहुत गुस्सेल था, ओके। बट जब मुझे समझ में आ गया कि मेरे को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं रात को 3 घंटे, शाम को जितने पंचेस में खाता हूँ, ये सब मिलके उतने नहीं मार सकते मुझे, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये दर्द नहीं दे पाएंगे अब, पर मुझे डर ये लगता था कि कहीं मैं मारूंगा तो इनको तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। और होता था, हम स्कूल्स में थे, लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, तो कई बार बहुत लग गई, किसी को फट ही जाता था ना सामने वाले का। आप नॉर्मल मारता है कोई, आप और हम मारेंगे अभी इस कंडीशन में तो उसके चेहरे से टकराएगा और उसको कुछ नहीं होगा, बट एक प्रैक्टिसिंग व्यक्ति मारता है तो वो उसके पूरे बॉडी के थर्स्ट से मारता है, वो एड़ी से लेके पूरे नीचे तक, तो फट जाते थे लोग। तो फिर मुझे डर लगता है। फिर आपके अंदर विद्या विनय ले आती है, आपका जो डोमेन है उसका इतना नॉलेज गेन करो दैट यू बिकम वर्ल्ड क्लास इन दैट, दैट्स वेरी एसेंशियल। देन नेक्स्ट चीज़ उसमें हमने सर बताई, फिफ्थ पॉइंट पे बढ़ने से पहले हनुमान चालीसा में भी सर बल बुद्धि विद्या देहु मोहि एक मैंने हनुमान चालीसा का मुझे आया मेरे अंदर जहन में कि ये वाली लिखा लाइन हुआ है। सुनो, देखो है कितनी उसमें, प्यारी मतलब है। it's proven। वो क्या बोल रहे हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, यस हरहु कलेश विकार। मुझे ये सब दो, और उसके बाद बोल रहा है कि जितने जीवन के कलेश और विकार हैं वो सब इससे हर जाएंगे, खत्म होते हैं। तो भगवान मेरे को ये सब दो और ये सब मेरे विकार भी हर लो। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब अगर आप उस पर बात करें तो हनुमान चालीसा अपने आप में एक चीज़ पूरा बहुत बहुत डिफाइंड बहुत पावरफुल है चीज़ है, Very उसमें बहुत, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फिर इसके बाद में हमारा Fifth point, नेक्स्ट बल आता है विच वी कॉल चरित्र बल, थर्ड फोर्थ है। जब आपकी मन, मतलब आत्म, बुद्धि और विद्या और शरीर, है ना, आत्मा शरीर बुद्धि विद्या सब एक जगह आ जाए तो आप अंदर से इतने कॉन्फिडेंट होते हो कि अगर आपकी दुनिया में सब लूट जाए, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, दुनिया में पूरा बर्बाद हो जाए, पर फिर भी जब आप खड़े रहते हो आपको पता है आप रिकवर कर जाओगे। तो ये आपके अंदर डेवलप करता है चरित्र, कैरेक्टर। आपको किसी को इम्प्रेस करने की, किसी के सामने कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसे राम जी ने तुलसीदास वाल्मीकि को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया, वो कर्तव्य था, वो करना था। तो जो चारों शक्तियाँ इकट्ठी हुई हैं, ठीक है, उन सब से, या 3 शक्तियाँ जो इकट्ठी हुई हैं, आप बोले अभी आत्मबल तो आधार है जीवन का, तो तीनों शक्तियों को उपयोग करके आप क्या कर रहे हैं, आप अपना काम जो सामने आया उसको ईमानदारी से कर रहे हैं। ये आपके अंदर चरित्र बनाता है। क्यों? क्योंकि चरित्र में एक, आप किसी को प्रयास नहीं करते इन्फ्लुएंस करने का, तो आपको झूठ ही नहीं बोलना है, ठीक है। ऐसी बात है सर। आपको बहुत महंगे कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं, बहुत महंगी गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं, बहुत कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैंने ये करा वो करा वो करा। लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपका सिर्फ काम चलता रहेगा। तो चरित्र, फिर चरित्र में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है कि आप आत्मस्थ, जिसको बोलते हैं ना, स्वस्थ इतने हो जाते हैं, है ना, कि आपकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है, तो आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं।
तो जब आप वो अवस्था अचीव कर लेते हैं तो आपको बार बार लोगों को इम्प्रेस करने का कोई प्रयास नहीं करना है। और जैसे ही आपने लोगों को इम्प्रेस करने का कोई प्रयास छोड़ दिया, जैसे नारायण मूर्ति बोलते मेरे जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन ये था कि अनुपम खेर ने उनसे पूछा कि बोले मैंने और सुधा ने एकदम स्टार्टिंग में, हम लोग हमारे 20s में थे, तभी तय कर लिया था कि हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तब ना आपको कंचन ना काया, ठीक है, कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं करती। ना आप पैसे से बिकोगे ना लड़की से या सेक्स से, ठीक है। देन दैट बिकम्स, ना आपको पद, ना पदवी, ना प्रतिष्ठा, ना पैसा, कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं करता। आप अंदर से चरित्र में यू वॉक योर टॉक, आप जो बोलते हो वो चलने की कोशिश करते हो, एंड ये होता है चरित्र बल। मतलब व्यक्ति, विषय, वस्तु मुझे कोई भी प्रभाव नहीं करेगा। कुछ भी नहीं। आपको क्या चाहिए? समाज आपको क्या दे सकता है? समाज आपको या तो एक खूबसूरत लड़की दे सकता है, या बहुत सारा पैसा दे सकता है ना, या तो आपको एक पद दे सकता है, या प्रतिष्ठा दे सकता है, ये एक्सटर्नल या पदवी दे सकता है। ये सब बेकार हो जाते हैं द मोमेंट यू रियलाइज दैट आप इसके बियॉन्ड हो। और आपको ये मोमेंट घर में बैठ के रियलाइज नहीं होता है। जब आप 150 दंड लगाते हो, है ना, जब आप 5 किलोमीटर रन करके आते हो, तो आपको पता है कि ये जो सामने वाले बोल रहे हैं ये 2 किलोमीटर की बात है। जो अचीवमेंट मान रही है दुनिया वो 2 किलोमीटर है, मैं 5 किलोमीटर रोज दौड़ रहा हूँ, तो आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हो ना। बिल्कुल। दिस इज एज सिंपल एज दैट। पैसा कमाने में भी वही होता है कि लोग कितना ही, अब मैं आपको बताऊं कि आई हैव बीन अ CEO, आई बिकेम ए CEO एट द एज ऑफ 26। मैं 15 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, और 26 साल में तो मैं CEO था। 26 साल में लोग MBA पर करके बाहर आते हैं कॉलेज से, 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं। तो मुझे इन्फ्लुएंस किसी को करना ही नहीं है। तो दैट इज़ द एंगल। अब ये मैं अपने बारे में, मैं तो अभी प्रैक्टिसिंग हूँ, बट राम जी को किसको इन्फ्लुएंस करना था, कृष्ण को किसको इन्फ्लुएंस करना था? किसी को नहीं। काम जो आया सामने उसको ईमानदारी से करना था। तो टास्क में तो विन करना ही है, दैट्स द एंगल। ये चरित्र बल पैदा करता है। चरित्र बल जब आपके अंदर होता है ना, तो यू वॉक योर टॉक। जब आप अपनी बात पे चलते हो और रोज प्रयास करते हो उसको, यू स्टार्ट वॉकिंग योर टॉक एवरी डे, ठीक है, तो आप वो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वो वाली बात पे आ गए ना। अब वहां पहुंच गए हो यदि, तो समाज आपसे इन्फ्लुएंस हुए बिना नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट बल ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाता है आपके पास आके, विच इज कॉल्ड लक्ष्मी, ठीक है, द पावर ऑफ वेल्थ। जैसे अगेन अपन इंडियन वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें कि जैसे देयर इज दिस, हमने सेलों वाला एग्जांपल लिया, क्यों? सेलों आर्टिस्ट बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उसका कैरेक्टर, उसने अपने आत्म से में स्थित होकर ये तय करा कि हाँ, मेरी बुद्धि ये बोल रही है कि मेरे को, मेरा आत्म तत्व ये बोलता है, मेरी बुद्धि ये बोलती है कि मेरे को सेलों आर्टिस्ट बनना चाहिए, तो मेरे को उसकी विद्या जुटानी चाहिए, गेटिंग, और उतना सामर्थ्य उसके शरीर में उसने जुटा लिया। अब वो बहुत अच्छा सेलों आर्टिस्ट है, तो उसके पास ऑटोमेटिकली पैसा आएगा, गेटिंग। तो लक्ष्मी खुद से आकर्षित होती है, गेटिंग। जब आप नर में नारायण स्थित करना हो, तो आपको शुरू की 5 शक्तियां चाहिए, ओके, ठीक है। जैसे ही नारायण आया तो लक्ष्मी पीछे पीछे आती, ओके। नारायण की साधना 5 तक है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका, और रोज आपको ईमानदारी से 8 घंटे पैसा कमाने की कोशिश करना चाहिए, मिनिमम 10 घंटे मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन कम्स, क्योंकि पैसा आपसे नहीं आता है, आप ये भी समझे, पैसा आपके कैरेक्टर से इकट्ठा तो हुआ है, बट आपको उस कैरेक्टर को एक्सपैंड करना है ना। अब तो वो कैरेक्टर एक शरीर से कितना एक्सपैंड होगा? इतना सा। अब आप उसके आसपास संस्था बनाते हो, यू एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम बोलते हैं 8वां बल होता है संगठन का बल, गेटिंग। 7वां बल होता है संगठन का बल, ठीक है। तो संगठन का ये जो बल आपके पास इकट्ठा हुआ, ये आपको इतना पावरफुल बना देता है, क्योंकि आप कैसे लोगों को हायर कर दो, सबसे पहले बोलते हैं ना, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो आप जैसे हो वैसे लोग इकट्ठे कर लोगे, पर आपके जैसे लोग अगर आपके पास इकट्ठे हो गए, है ना, पीपल हु बिलीव व्हाट यू बिलीव बिकम्स योर टीम, एंड वंस इट बिकम्स योर टीम, यू बिकम एन एक्सपोनेंशियली इन्फ्लुएंशियल पर्सन।
फिर तो ये है कि जितने घंटे मेहनत आपकी टीम करती है और सबको ईमानदारी से बताओ कि 10 घंटे के बाद एक व्यक्ति को काम नहीं करना है, सब घर जाएंगे और 8 घंटे से कोई काम कर नहीं सकता, उस दिन छुट्टी लो, जिस Okay. दिन 8 घंटे काम नहीं कर पाते हो। सिंपल रूल्स एंड पीपल विल बी सो हैप्पी विथ यू एंड यू विल बिकम सो इन्फ्लुएंशियल दैट नो वन कैन लाइक डिनाई योर सक्सेस। अब इट डिपेंड्स कि आपके प्रारब्ध में कितना लिखा है उतना आप प्रभाव पैदा कर पाओगे अच्छा। समाज में, ठीक है, उतना ही आपके पास धन संपत्ति इकट्ठी होगी। तो प्रारब्ध अपना काम करेगा बट पुरुषार्थ यहाँ ऐसे काम करता है। तो दैट्स व्हाट इज रिटर्न। और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें एस्ट्रल ट्रेवलिंग है, टेलीपैथी है, बॉडी के इन्फ्लुएंस, बिना बोले किसी किसी के माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, वो सारी टेक्निक्स दी हुई हैं, बाकायदा टेक्निक है उसमें। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आई गारंटी कि तुम बिना बोले भी लोगों को कन्विंस कर लोगे। मतलब मैंने बहुत साल प्रैक्टिस की है ये चीज़ कि मुझे जो भी आज भी करता हूँ, डेली करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ बिल्कुल। मुझे जो बुलवाना होता है, ये तुम दोनों को सीखना चाहिए, वो मैं बिना बोले आपसे बुलवा लेता हूँ। मुझे जो आपको कन्विंस करना है, मेरी पूरी सेल्स टेक्निक इस पर डिफाइंड है। जब मैं सेल्स सिखाता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेल्स ऐसे होनी चाहिए। मुझे जो आपसे बुलवाना है उसके मैं लिंग्विस्टिक कमांड आपको दे सकता हूँ, और उन लिंग्विस्टिक कमांड्स को अगर आपके दिमाग ने पकड़ा, जो कि आपकी चॉइस नहीं, पकड़ना ही पड़ेगा बिकॉज कान काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली वो बोलने लगोगे जो मैं बुलवाना चाहता हूँ। एंड वंस यू हैव अचीव्ड दिस प्रिसीजन इन दिस टेक्निक, तो लिखी हुई है किताब में, आपने जिस दिन आपने ये प्रिसीजन अचीव कर लिया, आप सोचिए लाइफ कितनी कंफर्टेबल हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सेल्स में हम इसको, एंटरप्रेन्योरशिप का सेशन है तो हम इसको ऐसे समझें कि इसको सेल्स में कैसे प्रयोग करते हैं। आप आपके सारे फीचर्स लिख लीजिए आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विसेज में जो जो हैं, जो आपको उसको एक्सप्लेन करने हैं कि सर हमारे प्रोडक्ट में ये, हमारे प्रोडक्ट में ये, हमारे प्रोडक्ट में ये, ठीक है, उनको आप क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, और जैसे ही आप क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, आंसर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी प्रोडक्ट का फीचर आएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे आपको मेरा कोचिंग सिस्टम बेचना है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ सर आपने अपने बिजनेस में पिच डेक बना लिया है? तो आप बोलेंगे हाँ सर बना लिया है, या नहीं बनाया है? बनाया कि नहीं बनाया बताओ? नहीं बनाया, ठीक है। मैं इन्वेस्टेबल स्टार्टअप बूट कैम्प की बात कर रहा हूँ। अच्छा पिच डेक नहीं है, तो पिच डेक बनाना आता है? बोले हाँ सर देखा है, थोड़ा बहुत आता है। कैश फ्लो बना लिए, बिज़नेस प्लान बना लिया है? नहीं सर। बिजनेस मॉडल कैनवास है? नहीं सर नहीं है। आप ऑटोमेटिकली क्या बोल रहे हैं, हाँ है या नहीं है? नहीं है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखो इन्वेस्टर जो है वो तो पिच डेक ही मांगेगा पहली चीज़। जैसे ही पिच डेक अप्रूव हो गया, उसको समझ में आ गया, तो बोलेगा भाई ऐसा करो तुम्हारे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस वगैरह भेज दो मुझे, ठीक है, तो वो तो बनाना है ही सर, मुझे तो आता ही नहीं है, तो मैं सिखा देता हूँ। ओके। एंड आप बोलोगे सर सिखा दो, तो मैं एक घंटे सिखाने जाऊँगा तो आपको 4,000 रुपये घंटा लग जाएगा। ऐसा करो 4,000 का एक कोर्स है, वो लॉन्च ज्वाइन कर लो। आपको जो फिर इन्वेस्टर्स भी हम ले आएंगे। अगर आपको पैसा मिलता है तो उसमें से 3% दे देना। तो आप क्या बोल रहे हो, 3% आपको कब देना है? जब मिलेगा। गेटिंग? उसके पहले देना भी नहीं है आपको, तो आपके लिए तो गुड हो गया ना, बिकॉज 4,000 इज नो फीस एट ऑल। मैं एक लंच की फीस मानता हूँ उसको। तो दैट इज़ द वे आप लिंग्विस्टिक कमांड दे सकते हो सामने वाले को, एंड यू लर्न इट। तो वो उसको प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल, इसका अध्ययन तो मुझे टेलीपैथी है, करूँगा सर। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट। सर आई नो दैट आपकी दूसरी मीटिंग है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और सर दिस सेशन एक्चुअली मतलब एनलाइटिंग था मेरे लिए, मतलब फुल ऑफ विजडम। आप अपने आप में संस्था है सर। आपके साथ जितने भी मैं एपिसोड्स करूँ, सीरीज़ करूँ, कम ही रहेगा सबके लिए। और मतलब आई विल बी पिचिंग योर मतलब क्लासेस एंड पिचिंग योर पर्सनालिटी सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब आपसे जुड़ें। मैं आपकी डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जुड़िए प्लीज़ सर से। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक मेंटोर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे काफ़ी इजीली मिल गए। और थैंक यू सो मच सर फॉर दिस टाइम, दिस सेशन, दिस नॉलेज। एंड I hope you and your viewers practice these concepts, and believe me, once you practice, they are foolproof concepts. काम करते ही हैं, there's no doubt. हम hundreds of entrepreneurs पे काम कर चुके हैं इसमें। हमारा सक्सेस रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 86.19। ओके सर। मैंने पिछले बार जब कैलकुलेट करा था इस बार 81.81, इस बार अभी कैलकुलेट किया है, इट इज़ बिकम 86.19। ओके। एंड दुनिया के स्टार्टअप फेलियर रेट है 92%।
ठीक है, ग्रेट सर, हमारा सक्सेस रेट 86%। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू Thanks a lot. सर फॉर Thanks. बीइंग यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स।